हाय एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। माइक्रोबायोलॉजी का अगला चैप्टर है माइकोलॉजी। सिंपल वर्ड्स में पढ़े तो फंगल ऑर्गेनिजम्स। किसी भी फंगल ऑर्गेनिज्म में सबसे बाहर जो पाया जाता है दैट इज गोइंग टू बी अ सेल वॉल। और सेल वॉल में क्या होता है? काइटिन प्रेजेंट होता है। सेल वॉल के अंदर क्या मिलेगा? सेल वॉल के अंदर मिलेगा सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन बना होता है अर्गोस्टेरॉल से। बट फार्माकोलॉजी में आप एक चीज जरूर पढ़ते हो कि कोई एक फंगल ऑर्गेनिज्म है जिसमें अर्गोस्टेरॉल नहीं पाया जाता, एंड दैट इज गोइंग टू बी न्यूमोसिस्टिस जेरोवेशाई। तो ये तो था बेसिक। सेल वॉल में होता है काइटिन और सेल मेम्ब्रेन में होता है अर्गोस्टेरॉल। जो पहली चीज हम पढ़ेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन। पहली क्लासिफिकेशन आपने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे बनाई है, आकार प्रकार शेप के बेसिस पे। तो सबसे पहली जो कैटेगरी इसमें आती है वो है यीस्ट। यीस्ट मतलब वो फंगल ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर से छोटा सा आपको बड बनता हुआ दिखेगा, और इसका एग्जाम्पल है क्रिप्टोकोकस। यहाँ पे आप देख सकते हो एक फंगल ऑर्गेनिज्म, उसमें से बड बन रहा है, तो ये हो गया यीस्ट मतलब क्रिप्टोकोकस। दूसरी फैमिली जो है उसे बोला गया है यीस्ट लाइक। यीस्ट लाइक मतलब यीस्ट के तो फीचर्स इसमें है, मतलब इसमें बड तो बन ही रहे, पर साथ में अगर उस बड को हम थोड़ा सा लंबा खींचते हैं तो अब जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी स्यूडो हाइफे। तो बडिंग एंड स्यूडो हाइफे अगर दोनों आपको दिखाई दे रहा है तो वो यीस्ट लाइक होगा। जैसे इसमें छोटे वाले बड्स भी दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप बड को लंबा खींच दो तो उसके अंदर स्यूडो हाइफे भी दिखाई दे रहे हैं। ये आपको देखने को मिलेगा कैंडिडा एंड मैलासीजिया में। तीसरी कैटेगरी है ट्रू हाइफे। ट्रू हाइफे को बोला जाता है मोल्ड, एंड कुछ देर में आप पढ़ोगे कि एस्परजिलस एंड म्यूकर में आपको ट्रू हाइफे दिखाई देते हैं। जो फोर्थ कैटेगरी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज डायमॉर्फिक फंगस, जिसके नाम से आपको समझ में आता है कि इसकी दो मॉर्फोलॉजीज है। अगर आप इसको 37 डिग्री पे रखोगे तो ये यीस्ट की तरह दिखाई देगा, मतलब वो बड बनाएगा। अगर आप इसे 22 से 25 डिग्री के बीच में रखोगे तो ये मोल्ड की तरह दिखेगा, मतलब हाइफे की तरह। तो याद करने का तरीका ये रहेगा कि हायर टेम्परेचर पे हीट पे क्या दिखेगा? यीस्ट। सेम सेम साउंड करते हैं ना, हीट एंड यीस्ट। एंड लोअर टेम्परेचर पे क्या दिखेगा? कोल्ड पे मोल्ड। तो यीस्ट दिखेगा हीट पे एंड मोल्ड दिखेगा कोल्ड पे। इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? दैट रिक्वायर्स अ सेपरेट स्लाइड। तो अभी अभी हमने पढ़ा यीस्ट दिखेगा हीट पे मतलब 37 डिग्री, मोल्ड दिखेगा कोल्ड पे मतलब 22 टू 25 डिग्री। क्योंकि इतनी हीट एंड कोल्ड की बात हो रही है तो निमोनिक बन गया बॉडी हीट प्रोबेबली चेंजेस शेप। बॉडी मतलब आएगा ब्लास्टोमाइसिस, हीट मतलब हिस्टोप्लाज्मोसिस। प्रोबेबली से दो चीजें हैं, एक है पेनिसिलियम मार्निफी और दूसरा है पैराकॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस। बॉडी हीट प्रोबेबली चेंजेस मतलब पैरा में से आप पैरा वर्ड हटा दो तो जो बचा दैट इज कॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस। प्रोबेबली चेंजेस शेप में आ जाएगा स्पोरोथ्रिक्स शेंकाई। सो क्विक रिविजन, ब्लास्टोमाइसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, पी से दो चीजें पेनिसिलियम एंड पैराकॉक्सीडियो, सी से कॉक्सीडियो एंड एस से स्पोरोथ्रिक्स, मतलब बॉडी हीट प्रोबेबली चेंजेस शेप। तो ये थी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। एक और क्लासिफिकेशन होती है जो आप स्किन पे हो रहा है, डीप हो रहा है, लोकेशन के बेसिस पे करते हो। पर वहां तक जाने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है कि एक फंगस को देखने के लिए किस प्रकार के स्टेन्स और टेक्निक्स हमने माइकोलॉजी में रखी है माइक्रोबायोलॉजी में। तो अगर आपको फंगस ऐसा ब्लैक कलर का दिखाई दिया तो कौन सा स्टेन होगा? दैट इज नोन एज GMS, गोमोरी मेथिनेमीन सिल्वर स्टेन। एंड इसे याद करने का तरीका पैथोलॉजी से ही आप जानते हो, जहां भी सिल्वर शब्द का प्रयोग होगा वहां पे जो कलर मिलेगा वो ब्लैक कलर होगा। तो गोमोरी मेथिनेमीन सिल्वर स्टेन फंगस को ब्लैक कलर देता है। अगर फंगस आपको पिंक कलर का दिखाई देगा तो वो पास स्टेन होगा। ये भी आप पैथोलॉजी से जानते हो कि P फॉर पास, P फॉर पिंक। अगर फंगस आपको ऐसा चमकता हुआ दिखाई दिया, वो चमकने वाला माइक्रोस्कोप होता है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में कौन सा स्टेन यूज किया गया है? फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में कैल्कोफ्लोर व्हाइट, उसके नाम में फ्लोरोसेंट आता है, तो कैल्कोफ्लोर व्हाइट CFW एक फ्लोरोसेंट स्टेन माना गया। ये तो सभी फंगस के लिए यूज कर सकते हो, पर एक फंगस है जिसके लिए कुछ अलग स्टेन्स यूज किए जाते हैं, एंड दोज आर सेड टू बी क्रिप्टोकोकस। कुछ देर में आप पढ़ोगे कि ये मेनिंजाइटिस कराता है। मेनिंजाइटिस मतलब आप मरीज से CSF का सैंपल लोगे। अगर आपने CSF का सैंपल लिया है तो आप इसमें जो स्टेन लगाओगे वो होगा हमारा नेगेटिव स्टेन। नेगेटिव स्टेन जैसे आपने कैमरा का वो नेगेटिव, पुराने जमाने के जो कैमरा थे उनकी नेगेटिव बनती थी ना, जो बैकग्राउंड होता था उस नेगेटिव का वो ब्लैक होता था, कलर होता था, और एक
इंसान की फोटो दिखती थी उसके ऊपर जो अच्छे से नहीं दिखाई देती थी, सेम। तो कलर कहाँ था? पीछे की तरफ, बैकग्राउंड। नेगेटिव स्टेन जैसे कि एग्जांपल्स हो गए इंडिया इंक स्टेन, नाइग्रोसिन स्टेन, ये एक्चुअली कहाँ पे रंग भरते हैं? ये बैकग्राउंड में रंग भरते हैं, ऑर्गेनिज्म को रंग नहीं देते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जब रंग नहीं लेगा तो वो अलग से चमकता हुआ दिखाई देगा, उसे बोला जाता है नेगेटिव स्टेन। वो आप तब करोगे अगर आपने CSF सैंपल लिया, मतलब एक जिंदा मरीज आपके पास आया, अगर मरीज मर गया, उसकी ऑटोप्सी हो रही है, उसकी बायोप्सी हो रही है, तो अगर ऑटोप्सी या बायोप्सी का केस है तो आप म्यूसी कार्मिन लगाओगे। तो क्रिप्टोकोकस का जिंदा पेशेंट आया CSF पे नेगेटिव, और मरा हुआ पेशेंट आया, जस्ट अ वे ऑफ लर्निंग, मरा हुआ पेशेंट आया बायोप्सी के लिए आप म्यूसी कार्मिन लगाओगे। ये थे सारे स्टेन्स। अगर आपको किसी भी फंगस, नॉट जस्ट क्रिप्टोकोकस, किसी भी फंगस को ग्रो करना है तो कौन से कल्चर मीडिया का यूज होता है? SDA। SDA का फुल फॉर्म होता है सबाउराउड्स डेक्स्ट्रोज आगार। तो जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आगार बैक्टीरियोलॉजी में पढ़े थे, सेम वे यहाँ भी पढ़ोगे। सबाउराउड्स डेक्स्ट्रोज आगार का सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसका पीएच क्या होता है? पीएच होता है 5.6। जैसे आपने लिखा S फॉर सबाउराउड्स, तो S से आपको जो दो नंबर याद आ सकते हैं, एक तो S 5 की तरह दिखाई देता है तो इससे 5 बना दिया, दूसरा ये 6 की तरह दिखाई देता है तो 5.6। क्या ग्रो करना चाहते हो? मैम इसमें हम फंगस ग्रो करना चाहते हैं, मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस है उसे दबा दो। तो इसलिए सबाउराउड्स डेक्स्ट्रोज आगार में आपने कुछ एंटीबायोटिक्स डाल दी, जेंटामाइसिन डाल दिया, क्लोरामफेनिकोल डाल दिया। क्यों डाल दिया ये सब? ताकि बैक्टीरिया ना ग्रो कर जाए गलती से, केवल फंगस ग्रो करे। अब आपने यहाँ पे ये ग्रोथ तो बना ली, फिर आपका मन करा कि ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, मेरा मन करा कि यहाँ से हल्का सा थोड़ा सा लूप से इसे उठाओ और इसे अब माइक्रोस्कोप में देखो। मतलब जो आपने कल्चर में उगाया है उस कल्चर को माइक्रोस्कोप में देखो, मतलब कल्चर की मॉर्फोलॉजी करो। तो कल्चर की मॉर्फोलॉजी करने के लिए कौन सा स्टेन यूज करा है? ये ब्लू ब्लू कलर का LPCB। LPCB मुझे फुल फॉर्म बताता है लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू। तो नाम से मुझे ब्लू कलर तो समझ में आ गया, इसमें क्या क्या होता है उसका सब कुछ नाम में। मैम इसमें लैक्टिक एसिड होता है, इसमें फिनॉल होता होगा, इसमें ब्लू कलर का कॉटन ब्लू होता होगा, तो ये तो नाम से पता लग गया। इसके अलावा क्या होता है? इसमें होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का काम यहाँ नहीं, हर जगह एक ही होता है। जहां भी आपको पानी, जैसे पौधों को पानी देना है तो यहाँ पर कहीं भी आपको पानी देना है तो अब वो पानी प्रोवाइड करने का जो काम है वो ग्लिसरॉल करता है। मतलब कहीं भी आपको हाइड्रेशन मेंटेन करनी है तो ग्लिसरॉल डाल दो तो वो वहां पर ये काम कर देगा। तो ये हो गए हमारे सारे स्टेन्स एंड हमारे सारे कल्चर मीडिया। अब दूसरी क्लासिफिकेशन पे आते हैं जो एक्चुअली आपका बाकी का पूरा चैप्टर डिटरमिन करेगा कि कौन सा फंगस कौन सी लोकेशन पे होता है। सबसे पहले सुपरफिशियल माइकोसिस, मतलब वो जो हम स्किन में देखते हैं, टीनिया टीनिया के नाम से जानते हैं। तो इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे टीनिया वाले हैं। पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। सुपरफिशियल में पहला हो गया टीनिया वर्सिकलर या मैलासीजिया फरफर। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो टीनिया वर्सिकलर, ऑर्गेनिज्म का नाम हमने क्या करा? मैलासीजिया फरफर। स्टूडेंट्स इसे फुरफुर के नाम से भी बुलाते हैं ताकि थोड़ा फनी रहे, याद रहे। तो फुरफुर क्या क्या करता है? सबसे पहले अगर आप मरीज को देखोगे तो उसकी बैक पे आपको दिखाई देगा कि कुछ व्हाइट कलर के, मतलब पिगमेंटेशन कम हो रही है, ये सारे हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स यहाँ पर बनते दिखेंगे। तो ये हो गया इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। जब भी कोई स्किन फंगल इन्फेक्शन के साथ आता है तो आप क्या करते हो? आप थोड़ी सी स्किन स्क्रैपिंग्स लेते हो और जो डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट वाले हैं वो माइक्रोबायो में भेजते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट उस स्किन के ऊपर 10% KOH जरूर डालते हैं। तो क्या रीजन है KOH डालने का? K फॉर केरेटिन। KOH डालने से जितना भी केरेटिन है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब केरेटिन गया, अब उसके नीचे जितनी भी फंगस है वो उभर के आ जाएगी। तो आपने केरेटिन हटा दिया KOH डाल के। KOH डालने पे क्या दिखाई देता है? इसे बोलते हैं स्पगेटी एंड मीटबॉल अपीयरेंस। स्पगेटी पास्ता जिन सबको पसंद है, आज के बाद शायद नहीं रहेगा। स्पगेटी मतलब लंबा लंबा पास्ता की तरह, एंड मीटबॉल मतलब राउंड राउंड ऐसे बॉल्स की तरह। तो अगर आप इस फंगस को देखो, इसमें लॉन्ग लॉन्ग ऐसे स्पगेटी पास्ता जैसे स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देंगे और डॉट 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 मीटबॉल की तरह भी दिखाई देगा। तो स्पगेटी एंड मीटबॉल अपीयरेंस। और अगर आप वेजिटेरियन हो मेरी तरह तो फिर क्या याद करोगे? आप याद करोगे बनाना एंड ग्रेप्स अपीयरेंस। अब उसके बाद आपने ट्राई करा इसको कल्चर मीडिया पे ग्रो करने का। फंगस है तो कल्चर मीडिया ऑब्वियस सी बात है कि SDA होगा, पर यहाँ पर ये है कि फुरफुर ने डिसाइड करा कि मुझे
अंडा फ्राई बनाना है। फुरफुर ने डिसाइड करा मुझे फ्राइड एग कॉलोनीज बनानी है, तो वो तो मुझे दिख रही हैं, यहाँ पर आ गई हमारी फ्राइड एग कॉलोनीज। बट अंडा फ्राई बनाने के लिए ऑयल लगेगा ना, तो केवल अगर आप एसडीए यूज करोगे तो आपकी ये कॉलोनीज नहीं बन पाएंगी। आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एसडीए में हल्का सा ऑलिव ऑयल डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फैट लविंग है, ये लाइपोफिलिक है, जहां पे ऑयल होगा ये वहां पे ग्रो करेगा। तो याद रखना, हाइपोपिगमेंटेड लीजन, स्पगेटी मीटबॉल, बनाना ग्रेप्स अपीयरेंस, फ्राइड एग अपीयरेंस विच इज विद एसडीए विद ऑलिव ऑयल। इस मरीज को अगर आपने ट्रीट करना है तो लगाने के लिए भी एजोल का क्रीम, खाने के लिए भी एजोल का ड्रग। मतलब टॉपिकल ट्रीटमेंट में आप इस पेशेंट को इमीडाजोल का क्रीम्स या सल्फर ऑइंटमेंट दे सकते हो, खाने के लिए इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, एजोल के ड्रग्स दे सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड दैट वाज गोइंग टू बी हमारा मैलेसीजिया फुरफुर। और कौन कौन से टीनिया, केवल स्किन की बात नहीं करनी ना, हेयर में भी कुछ हो सकता है। तो स्किन, हेयर में और क्या क्या हो सकता है, एक टीनिया होता है जिसका नाम है टीनिया नाइग्रा। टीनिया तो मुझे फंगल इन्फेक्शन बताएगा, नाइग्रा मुझे ब्राउन कलर बताता है। तो अगर आप देखो कि पाम्स पे कैसे कलर का लीजन होगा, ब्राउन कलर का, सोल्स पे कैसा है, ब्राउन कलर का, माइक्रोस्कोपिकली कौन सा रंग दिखा, ब्राउन कलर, तो ये तो नाइग्रा शब्द बताएगा। ऑर्गेनिज्म क्या कराता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कराता है, तो ऑर्गेनिज्म का नाम है हॉर्टे वर्निकी। कैसे याद करा, बिकॉज हॉटे हॉट की तरह साउंड करता है। जब भी कुछ हॉट, अगर आप किसी को जरूर किसी खाने को, किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा हीट प्रोवाइड करोगे तो वो चीज जल जाएगी, सड़ जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो हॉट के साथ आपको हमेशा के जल गया, स्किन जल गई, स्किन सड़ गई तो ब्राउन कलर की हो गई। तो हॉर्टे वर्निकी ये ब्राउन वाला नाइग्रा कराता है। और ट्रीटमेंट में क्या करोगे, जो अभी तक सब पे करते आए हैं, फंगल है तो एंटी फंगल इमिडाजोल का क्रीम लगाना है। ये दूसरा टीनिया था। अब कुछ हेयर से रिलेटेड बात करते हैं। हेयर से रिलेटेड जो आता है वो है पिएड्रा। तो हेयर के ऊपर अगर आपको ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर के चिपके हुए दिखेंगे तो वो होगा व्हाइट पिएड्रा, और अगर ये ब्लैक कलर के दिखेंगे तो दैट विल बी ब्लैक पिएड्रा। दोनों का ऑर्गेनिज्म याद करना है। तो व्हाइट पिएड्रा का ऑर्गेनिज्म है ट्राइकोस्पोरॉन बीएचली। बीएचली आप याद करोगे बिजली से, क्योंकि बिजली तो सबको पता ही है, बिजली होती है व्हाइट कलर की, ठीक है। तो ट्राइकोस्पोरॉन बीएचली जो है वो बिजली की तरह व्हाइट पिएड्रा कराएगी। वेरेज जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है पिएड्रा हॉर्टे, एक और हॉट आ गया। तो हॉट मतलब हॉट, हॉट अभी हमने पढ़ा था, हॉट जो भी, जब भी हॉट वर्ड यूज होगा तो कुछ काला ब्राउन बनेगा, तो वो कौन सा पिएड्रा कराएगा, ब्लैक पिएड्रा। तो पिएड्रा हॉर्टे ब्लैक पिएड्रा कराएगा। ट्राइकोस्पोरॉन बीएचली बिजली मतलब व्हाइट पिएड्रा कराएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि अगर किसी को ये व्हाइट या ब्लैक पिएड्रा हुआ है तो आप सबसे पहले तो जो हेयर है उसे कट करो या शेव करो। पहले तो हेयर को वहां से हटाओ, उसके ऊपर फिर आपको क्रीम लगानी पड़ेगी, और वही अपना टॉपिकल एजोल क्रीम लगानी है। तो टॉपिकल इमिडाजोल इज गोइंग टू बी द क्रीम दैट यू विल एड। तो आपका थर्ड वाला पिएड्रा भी हो गया। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ, लास्ट सुपरफिशियल इन्फेक्शन दैट इज डर्मेटोफाइटोसिस, जिसे आप टीनिएसिस के नाम से भी जानते हैं, और अगर आप कॉमन पब्लिक से पूछेंगे तो शायद वो रिंगवर्म इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें आती है डर्मेटोफाइट में आती है तीन चीजें, ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन। यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है एग्जामिनर ऑप्शंस में ना, ट्राइकोस्पोरॉन नाम का भी ऑर्गेनिज्म लिखता है, ट्राइकोस्पोरॉन नहीं है यहाँ पे। ट्राइकोस्पोरॉन तो ट्राइकोस्पोरॉन बिजली था, वो उधर व्हाइट पिएड्रा करा रहा था। अब हम जो बात कर रहे हैं डर्मेटोफाइट में सारे फाइट वाले ऑर्गेनिज्म रखना, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन, ये सारे डर्मेटोफाइट्स होते हैं। याद करने के लिए हम इसे टीएमई से याद करते हैं। जो हमारा टेलीग्राम का कोई भी लिंक ढूंढते हो तो टेलीग्राम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, TME.whatever ग्रुप यू आर सर्चिंग फॉर। तो ये तीन ऑर्गेनिज्म जिसमें आते हैं। पहले हम ये टीनिया डर्मेटोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं। तो अगर ये टीनिया मरीज के स्कैल्प पे देखा जाएगा तो स्कैल्प पे आप क्या पहनते हो, कैप पहनते हो, तो इसे क्या बोलोगे, इसे बोला जाएगा टीनिया कैपिटिस, क्योंकि स्कैल्प पे कैप, तो टीनिया कैपिटिस। अगर यही चीज अगर आप ध्यान से देखो कि मुझे अब स्कैल्प पे तो टीनिया दिख रहा है बट इसके अंदर क्रस्ट बनता दिख रहा है, इस क्रस्ट को बोलते हैं स्क्यूट्यूला, और इसे बोला जाता है टीनिया फ्लैविस। दिस इज नोन एज टीनिया फैविस। तो प्लीज रिमेंबर, टीनिया कैपिटिस कैप की तरह, तो स्कैल्प हो गया। टीनिया फैविस में हमें फ्लेकी, अब इसे याद करने के लिए मैंने अभी, आई राइट दिस निमोनिक इन अ व्हाइल, फ्लेकी क्रस्ट बनेंगे तो वो हो जाएगा टीनिया फैविस, उसे बोला जाएगा स्क्यूट्यूला। एंड ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कराता है। तो ये जितनी भी फोटोज हम देख रहे हैं मैंने आगे जाके लिखी हुई है ताकि आपके पास एक लिस्ट बन जाए। कैपिटिस तो स्कैल्प पे होगा। मैम
जहाँ पे फ्लेकी फ्लेकी क्रस्ट बनेगा उसको आप बोल रहे हो स्क्यूट्यूला। तो याद करने के लिए आप ऐसे करोगे कि अगर आप लिखो स्क्यूट्यूला तो स्क्यूट्यूला में एक चीज आपको समझ आएगी कि ये कौन सा वाला ट्राइकोफाइटन करा रहा है, ये ट्राइकोफाइटन शॉनलेन ही कराता है। और दूसरा मरीज में क्या देखने को मिलेगा, मरीज में दिखेगा क्रस्ट। क्रस्ट मतलब फ्लेक्स, फ्लेक्स मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म, क्या बोलोगे इसे, टीनिया फैबस बोलेंगे। तो याद रहेगा ये स्क्यूट्यूला कौन कराता है, ट्राइकोफाइटन शॉनलेन ही कराता है। इसमें क्रस्ट बनते हैं, क्रस्ट मतलब फ्लेक्स, और उसे बोलोगे टीनिया फैबस। अगर जो तीसरी फोटो आप देखो उसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि एक बॉगी स्वेलिंग बन रही है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो बिल्कुल जैसे वाटर बलून होता है ना, प्रेस करने पे सॉफ्ट होता है। तो अगर बॉगी स्वेलिंग बन रही है उसे बोला जाता है कैरियन, एंड कैरियन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये तीनों चीजें स्कैल्प से रिलेटेड हो गई, कैपिटल स्कैल्प, फैबस वो क्रस्ट क्यूटिला, एंड कैरियन बॉगी स्वेलिंग। अब आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर इन्होंने फॉर एग्जाम्पल ये तो अम्बिलिकस दिख रहा है तो ट्रंक, अगर ट्रंक एरिया पे टीनिया हो रहा है तो उसे बोला जाएगा कॉर्पोरिस। कॉर्पोरिस हमेशा ट्रंक को दर्शाता है। अगर यही लीजन ध्यान से देखो ऐसे राउंड राउंड कॉन्सेंट्रिक बन रहे हैं, एक के बाद एक कॉन्सेंट्रिक बन रहे हैं, तो अगर आपको मरीज में कॉन्सेंट्रिक लीजन बनते हुए दिख रहे हैं उसे बोला जाता है टीनिया इम्ब्रिकाटा। बोलो मेरे साथ गाने की तरह, कॉन्सेंट्रिक इम्ब्रिकाटा। फाइनली अगर नेल बेड पे इंफेक्शन हो रहा है तो इसे बोला जाएगा टीनिया अंगुअम, क्योंकि इतना हम सब जानते हैं कि अंगुअल मतलब नेल, उंगली का नाखून, अंगुअम मतलब नेल। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया अपना टीनिया कॉर्पोरिस। टीनिया कॉर्पोरिस कहाँ पे होता है, ट्रंक पे होता है। उसके बाद हमने पढ़ लिया टीनिया इम्ब्रिकाटा, इम्ब्रिकाटा कॉन्सेंट्रिक लीजन्स कराता है। उसके बाद हमने पढ़ लिया टीनिया अंगुअम जो नेल बेड पे होता है। ये तो फोटोज देख ली। इसके अलावा क्या जानना है, एक होता है टीनिया बार्बे। खुद सोचो, बार्बे मतलब बियर्ड, तो ये हमेशा बियर्ड पे देखा जाएगा। एक होगा टीनिया फेशी, बियर्ड के अलावा जो बाकी का फेस है उस पे अगर होगा तो वो टीनिया फेशी मतलब फेस पे होगा। अच्छा, इन दोनों पे डर्मेटोलॉजी में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू थिंक इज टीनिया क्रूरिस। क्रूरा मतलब ग्रॉइन। तो ग्रॉइन एरिया में उन लोगों को ये इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं जिनका ग्रॉइन एरिया कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट या वाटर के कॉन्टैक्ट में रहता है। मतलब एक तो वो लोग जिनको स्वेटिंग ज्यादा होती है तो जॉ किच बोलेंगे, या फिर वो लोग जो कॉन्स्टेंटली नीचे बैठ के पानी के कॉन्टैक्ट में कपड़े धोने का काम करते हैं तो धोबीएच। धोबीएच जॉ किच का मतलब यह है कि वो ग्रॉइन एरिया हमेशा मॉइस्ट रहता है पानी के कॉन्टैक्ट में, इस वजह से इनको फंगल इन्फेक्शन होती है। तो क्रूरिस मतलब ग्रॉइन। सिमिलरली टीनिया पीडिस, पीडिस मतलब पैर, तो ये तो फीट होता है। ऐसे एथलीट फुट क्यों बोला, क्योंकि एथलीट या तो सॉक्स पहनते हैं या कॉन्स्टेंटली भागते हैं तो उनके पैरों पे कॉन्स्टेंटली स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग की वजह से वो एरिया हमेशा गीला रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, इस वजह से इनको फंगल इन्फेक्शन होगी। तो पीडिस के लिए एथलीट्स फुट, क्रूरिस के लिए धोबीएच। ये थे वो सारे फंगल इन्फेक्शंस जो आपको जानने हैं। बट ये कराता कौन है, ये कराते हैं टीएमई। तो अब मुझे एग्जाम में अगर पहचानना है कि ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटन कौन सी चीज कहाँ इन्फेक्शन कराती है, तो ट्राइकोफाइटन, पहले तो आप ये जानो कि मैम ये तीनों है तो स्किन की इन्फेक्शंस ना, तो तीनों स्किन में तो इन्फेक्शन कराएंगी ही कराएंगी। बट ट्राइकोफाइटन के नाम में ट्राई है तो ये तीन चीजों की इन्फेक्शन कराती होगी, स्किन, हेयर एंड नेल्स। ठीक है, माइक्रोस्पोरम केवल स्किन और हेयर की इन्फेक्शन कराता है, एपिडर्मोफाइटन स्किन एंड नेल्स की इन्फेक्शन कराता है। तो ट्राई के लिए तो तीनों याद रहेंगे, बट बाकी दोनों के लिए कौन सा हेयर और कौन सा नेल्स, तो एपिडर्मोफाइटन जहां जहां आपको फाइट करना है वहां वहां आपको नाखून चाहिए होंगे, तो नाखूनों से फाइट करना है। जहां जहां फाइट आएगा वहां नाखून तो लिखना ही लिखना है, इसलिए एपिडर्मोफाइटन में स्किन के साथ नेल्स होंगे एंड माइक्रोस्पोरम में ऑब्वियसली स्किन के साथ हेयर होगा। तो ये तो क्लिनिकली पहचाना। अब माइक्रोस्कोपिकली कैसे पहचाना, दो चीजें दिखाई देती हैं, इन्हें बोला जाता है मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया। मैक्रोकोनिडिया याद करने के लिए आई विल गिव यू अ वेरी स्मार्ट निमोनिक दैट आई हैव मेड, द निमोनिक दैट आई हैव मेड ऑन माय ओन टेलीग्राम ग्रुप। मींस दैट अभी हमने पढ़ा ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन टेलीग्राम का शॉर्ट फॉर्म था, एंड मैक्रोकोनिडिया के लिए मैंने अपने ही टेलीग्राम ग्रुप का नाम रख लिया, दैट इज प्रीति शर्मा चैनल। मतलब 3 शेप्स होती है मैक्रोकोनिडिया की, पेंसिल शेप, स्पिंडल शेप एंड क्लब शेप। तो आप याद रखोगे TME एंड प्रीति शर्मा चैनल PSC, ये 3 शेप्स होती है, ये मैक्रोकोनिडिया है। माइक्रोकोनिडिया किस ऑर्डर में चलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे ज्यादा से सबसे कम। तो TME में ट्राइकोफाइटन में सबसे ज्यादा माइक्रोकोनिडिया, फिर माइक्रोस्पोरम में उससे कम, एपिडर्मोफाइटन में लगभग ना के बराबर। इन सब चीजों को एक बार इस फोटो में देख लो।
ध्यान से अगर ये फोटो देखो तो ये सारी ब्लू कलर की क्यों है, क्योंकि लैक्टोफेनॉल कॉटन ब्लू यूज किया गया है। अब मुझे बताओ, अगर हमने इसको ऑर्डर में लिखा ट्राइकोफाइटिन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटिन, तो माइक्रोकोनिडिया याद है डिसेंडिंग ऑर्डर में था, सबसे ज्यादा माइक्रोकोनिडिया यहाँ पाए जाएंगे जो मुझे दिख रहे हैं। ये छोटे 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 माइक्रोकोनिडिया बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ये बहुत तादाद में, ठीक है। अगले वाले में माइक्रोस्पोरम में माइक्रोकोनिडिया है, हल्के से कम है पर है जरूर, दिख रहे हैं कुछ कुछ, तो मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, तो इधर भी माइक्रोकोनिडिया है। बट ये तीसरे वाले में एपिडर्मोफाइटन में वो बैकग्राउंड तो साफ हो गया बिल्कुल, माइक्रोकोनिडिया दिख ही नहीं रहा, ना के बराबर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में माइक्रोकोनिडिया समझ आ गया। अब मैक्रोकोनिडिया पे चलते हैं, जो हमें पता है TME, प्रीति शर्मा चैनल, मतलब यहाँ पे हमने पढ़ना है PSC। चलो पहले वाले का देखो, पहले वाले का आपने कहा था पेंसिल शेप, तो अगर आप मैक्रोकोनिडिया वो लंबा वाला स्ट्रक्चर देखो तो ये बिल्कुल सच में एक लंबी पेंसिल की तरह दिखाई देगा। अगला वाला चलते हैं माइक्रोस्पोरम, इसमें क्या शेप आ रही है मैम, इसमें ऐसा स्पिंडल शेप की तरह दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल ये स्पिंडल शेप बन रहा है। एंड फाइनली एपिडर्मोफाइटन में क्लब शेप की तरह दिखाई दे रहा है, तो पेंसिल, स्पिंडल एंड क्लब शेप, डर्मेटोफाइट्स खत्म। आजकल एक और क्वेश्चन, दो और क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाने लगे हैं। एक टेस्ट होता है विच इज नोन एज हेयर परफोरेशन टेस्ट। इसमें आप कुछ नहीं करते, आप जो भी मरीज का जो हेयर है वो आप लो एंड उसको फंगस के साथ 2 से 3 हफ्ते के लिए अपने लैब में जोड़ के रख दो। एक हेयर लिया, उसके ऊपर फंगस डाला, 2 से 3 हफ्ते के लिए आपने साइड पे रख दिया। 2 से 3 हफ्ते के बाद अगर आपको हेयर बिल्कुल वैसे का वैसा ही दिखा जैसे पहले था, मतलब बिल्कुल इंटैक्ट, तो मतलब ये परफोरेशन नहीं हुआ, हेयर परफोरेशन नहीं हुआ, हेयर में कोई छेद नहीं हुए, तो नेगेटिव है। बट अगर आपको हेयर में ऐसे छेद, वेज शेप्ड ऐसे छेद दिखाई देने लगेंगे, तो आप बोलोगे हेयर परफोरेशन टेस्ट पॉजिटिव है, परफोरेशन हुआ है। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स के लिए किया जाता है, तो आप कॉम्प्लिकेशंस में ना पड़ते हो एक चीज याद रख लो कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो हेयर शाफ्ट परफोरेशन कराएगा। टी मेंटैग्रोफाइट, मैंने कैसे याद करा है, मेंटैग्रोफाइट हेयर को फाड़ेगा, ठीक है। मेंटैग्रोफाइट फाड़ेगा, फाइट करेगा ना तो फाड़ेगा, तो टी मेंटैग्रोफाइट हेयर परफोरेशन टेस्ट दिखाएगा। बाकी कुछ भी लिखा हो क्या, अच्छा क्या टी रूब्रम दिखाएगा, नहीं दिखाएगा मैम, सिर्फ मेंटैग्रोफाइट हेयर को फाड़ेगा, बाकी सारे नहीं फाड़ेंगे। ये एक टेस्ट है। आजकल एक और चीज है, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स कि अगर आपने इस मरीज को ट्रीटमेंट दे दिया, वही आपने एजोल ड्रग से ट्रीटमेंट दिया, तो ट्रीटमेंट देने के बाद कुछ कुछ चीजें आजकल देखी गई है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये था हमारा प्राइमरी लीजन, मतलब ये था ओरिजिनल लीजन, आपने इस मरीज को कुछ एंटी फंगल थेरेपी दिया फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम बाद आपने देखा कि दूर उस मेन लीजन से कुछ दूरी पर और लीजन्स बनने लग गए, तो उन्हें बोलेंगे स्टेराइल लीजन्स अवे फ्रॉम द ओरिजिनल लीजन्स। क्यों हुआ, आपने कुछ एंटी फंगल थेरेपी दी, शायद ये उसके बाद हुआ, या फिर बिना थेरेपी के भी हो सकता है। इस फंगस ने यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे पदार्थ बनाए जिसने दूर जाके कुछ कुछ और हमारे लीजन्स कराने शुरू कर दिए। तो या तो ये फंगस ने खुद करा, या फिर हमारी ड्रग थेरेपी की वजह से उस फंगस में से कुछ निकला और उसने दूर जाके लीजन्स बनाने शुरू करे, तो इसे बोला जाएगा डर्मेटोफाइटिड्स। इड्स मतलब इड रिएक्शन भी बोला जाता है इसको, डर्मेटोफाइटिड्स या इड्स रिएक्शन बोलते हैं कि फंगस से दूरी पर कुछ और फंगल लीजन्स बनने शुरू हो गए। फाइनली हमने अपना फर्स्ट कैटेगरी खत्म किया जिसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल। अब हम दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं जिसका नाम है स्किन के नीचे अगर आओगे तो सबक्यूटेनियस। एंड सबक्यूटेनियस कौन से निमोनिक से याद करते हो, MRCS। मतलब हमें 4 चीजें पढ़नी है, माइसेटोमा, राइनोस्पोरिडियोसिस, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस एंड स्पोरोट्रिकोसिस। एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबक्यूटेनियस में जो सबसे पहले आप पढ़ने वाले हो दैट इज गोइंग टू बी द फेमस MRCS में M फॉर माइसेटोमा। जो आप हमेशा जानते हो कि माइसेटोमा फुट आता है जिसमें मरीज के पैर पे जो बहुत सारे साइनस होते हैं एंड उसके साइनस में से कुछ डिस्चार्ज निकल रहा होता है, मतलब पस निकलता है। तो ये 2 चीजें करा सकती है। जब भी आप माइसेटोमा फुट बोलोगे तो या तो ये कोई बैक्टीरिया करा सकता है या फंगस करा सकता है, मतलब या तो ये एक्टिनोमाइसेटोमा द्वारा हो सकता है या यूमाइसेटोमा द्वारा। अब ए के बाद क्या आता है, एक्टिनोमाइसेटोमा मैम, ए के बाद बी मतलब ये बैक्टीरिया होता होगा। ई के बाद क्या आता है, एफ, तो यूमाइसेटोमा फंगस होता होगा, बिल्कुल। तो अगर हम देखें कि एक्टिनोमाइसेटोमा क्या होता है मैम, ए के बाद बी आता है तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। यूमाइसेटोमा क्या है, ई के बाद एफ आता है तो ये एक फंगस है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगर हम देखें कुछ एग्जाम्पल्स, अब खुद नाम से सोचो, एक्टिनो मधुरा मधुरे, एक्टिनो मैम आपने कहा था ए के बाद बी आता है तो ये तो बैक्टीरिया होगा। बाकी जो भी लिखा हो लाइक मधुरेला, माइसेटोमेटस, तो ये फंगस होगा।
कुछ INI-CT स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि जब ये पस निकलती है ना इन मरीजों के पैर में से, तो कई बार इस पस में कुछ कलर होता है, कुछ ग्रैन्यूल्स, आपको दानेदार ग्रैन्यूल्स दिखते हैं। तो वो कौन कौन से कलर के हो सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैक्टीरिया लिखें, एक्टिनोमधुरा पिलिएट्री या नोकार्डिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस, एक्टिनोमधुरा, मैम ये सारे एक्टिनो नोकार्डिया, ये तो मुझे पता है सारे बैक्टीरिया है, पर इनमें से किसमें लाल रंग के ग्रैन्यूल्स निकलेंगे, किसमें पीले रंग के निकलेंगे? अब माइक्रोबायोलॉजी में ऐसा चलता है कि जो नाम में है वो असल में होता नहीं, तो पीले में पीला नहीं निकलेगा। मतलब एक्टिनोमधुरा पिलिएट्री में मुझे लगा कि पीले रंग के ग्रैन्यूल्स निकलेंगे, बट निकले कौन से? लाल रंग के। बाकी पीले रंग के जो ग्रैन्यूल्स निकल रहे हैं वो बाकी सब बैक्टीरियाज में निकल रहे हैं। तो याद रखोगे पीले में पीला नहीं निकलता, बाकी सब में पीला निकलेगा, पिलिएट्री में लाल रंग के ग्रैन्यूल्स निकलते हैं। और अगर हम फंगस की बात करें तो ये तो मुझे नाम से पता लग गया ना, मधुरेला एक्सोफाइला, ये है तो फंगस, ठीक है, पर कौन से रंग के ग्रैन्यूल्स निकलेंगे? ब्राउन। तो प्लीज रिमेंबर कि मधुरेला मुझे याद दिलाता है मेलानिन की, मधुरेला मेलानिन, ठीक है। तो रिमेंबर मेलानिन कौन से रंग का होता है? ब्राउन कलर का होता है। तो यहाँ पे एक फोटो देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपिकली आपको फंगस, ऐसे माइसेटोमा की हिस्ट्री आई, फुट का हिस्ट्री था, उसमें से कुछ ब्राउन ब्राउन कलर के ऐसे लीजन्स निकले और एग्जामिनर ने आपको बोल दिया कि ये एक फंगस है। तो खुद बताओ कि अगर फंगस है और ब्राउन ब्राउन कलर का निकल रहा है ग्रैन्यूल, तो क्या बना? मधुरेला एक्सोफाइला, ठीक है। उसके अलावा अगर एक्टिनोमाइसिस की फोटो आई मैम, तो एक्टिनोमाइसिस की फोटो कैसे आएगी? ऐसी फोटो आती है। सबसे पहले एक्टिनोमाइसिस क्या है? ए एक्टिनोमाइसिस, बी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया दिखता कैसा है? तो अभी सिर्फ एक बार देख लो, फिर लिख लेंगे। अगर इसको देखो तो आपको ये ऐसे फिलामेंशियस, ऐसे कुछ धागे धागे बाहर जाते हुए ऐसे दिखाई देता है, और इसके आसपास कुछ पिंक कलर की एक कवरिंग बनाई गई है। तो क्या क्या हमने पढ़ा कि मैम सबसे पहले तो ये कुछ ऐसे फिलामेंट्स की तरह दिखाई देता है, तो हम इसे बोलेंगे फिलामेंशियस बैक्टीरिया, बिल्कुल। और इसके आसपास मुझे कुछ पिंक कलर की ऐसी लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। ये एक्चुअली वो एरिया है, सोचो ना, आपकी बॉडी में ये बैक्टीरिया आया, ये बैक्टीरिया क्या है? ये एक एंटीजन का काम कर रहा है, तो आपकी बॉडी ने उसके ऊपर एंटीबॉडी बनाना शुरू करा। तो जितने भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन्होंने मिलके यहाँ पे एक पिंक कलर की लेयर बना दी, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है। तो पिंक कलर की लेयर को क्या बोलते हैं? स्प्लेंडर हॉपली फिनोमिनन। क्या है स्प्लेंडर हॉपली फिनोमिनन? कि जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आएगा, आपने उसके आसपास एंटीबॉडीज बनाई, तो वो पिंक कलर की लेयर को बोला स्प्लेंडर हॉपली फिनोमिनन। किस में देखा जाता है? अभी अभी हमने पढ़ा कि ये एक्टिनोमाइसिस में देखा जाता है। दूसरा एक और जगह जो थोड़ी देर में आप पढ़ोगे कि स्प्लेंडर हॉपली फिनोमिनन देखा जाता है, दैट इज स्पोरोथ्रिक्स। 5 मिनट में ये भी आ जाएगा। तो माइसेटोमा पढ़ने के बाद अब आती है इसकी ट्रीटमेंट। कॉमन सेंस मुझे ये बताती है कि एक्टिनोमाइसेटोमा अगर बैक्टीरिया था तो बैक्टीरिया के लिए तो एंटीबायोटिक्स चलेंगे और कुछ लंबे समय तक, लगभग 6 से 12 महीने के लिए चलती हैं। वी कैन यूज कॉट्रीमॉक्साजोल, साथ में अगर जरूरत पड़े तो सिवियर एंटीबायोटिक्स लाइक एमिक एसिड भी यूज हो सकता है। और अगर मुझे यू माइसेटोमा मतलब फंगस के साथ डील करना है, तो पहले ट्राई तो हम एंटी फंगल ड्रग्स का करते हैं, और अगर एंटी फंगल ड्रग्स नहीं काम करते तो फिर हमें एम्प्यूटेशन करना पड़ता है। हम अभी कौन सा निमोनिक पढ़ रहे थे? सबक्यूटेनियस के लिए MRCS। तो M से माइसेटोमा हमने कर लिया। अब अगला जो फंगस है दैट इज राइनोस्पोरिडियोसिस। राइनोस्पोरिडियोसिस तो डिजीज का नाम हो गया। ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? ऑर्गेनिज्म का नाम उसी के ऊपर है, राइनोस्पोरिडियम सीबेरी। इसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे पहले तो राइनोस्पोरिडियम शब्द से मुझे इसकी ना साइट समझ में आ जाएगी कि ये ज्यादातर हमेशा नहीं पर ज्यादातर नेजल कैविटी में मिलती है। नेजल कैविटी में क्या मिलता है? नेजल कैविटी में सी बेरी। बेरी मतलब मुझे पेशेंट में ग्रॉसली क्या मिलेगा? मुझे पेशेंट में मिलेंगे बेरी, स्ट्रॉबेरी पॉलिप। यहाँ पे एक पेशेंट की फोटो देखो, उसके नेजल कैविटी में क्या बन रहा है? स्ट्रॉबेरी पॉलिप्स बन रहे हैं। तो बिल्कुल राइनो शब्द से समझ आया नोज, एंड बेरी शब्द से समझ आया नेजल पॉलिप्स बनेंगे। सी से क्या समझ आया कि ये सी में मिलता है, ये पानी में मिलता है। बिल्कुल, आजकल तो इसे फंगस मानते ही नहीं, आजकल बोल रहे हैं ये पानी में मिलने वाला प्रोटोजोआ है। तो आजकल इसकी रिक्लासिफिकेशन हो चुकी है, दिस इज एक्वेटिक प्रोटोजोआ। मैम अगर पानी में मिलता है तो मरीज हमेशा स्विमिंग के लिए गया होगा। बिल्कुल, देयर विल बी अ हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग दैट विल बी प्रोवाइडेड, एंड ज्यादातर हमारी कंट्री में ये लोग साउथ इंडिया के पेशेंट की हिस्ट्री देते हैं। पेशेंट इज फ्रॉम साउथ इंडिया, आप मानो कि वो पानी के पास रहता है, स्विमिंग की हिस्ट्री है, तो उसके बाद वो नेजल पॉलिप्स की हिस्ट्री आपको देंगे।
ठीक है, तो अभी तक राइनोस्पोरिडियम सीबेरी ये कराता है, आजकल उसे फंगस न मान के एक्वेटिक प्रोटोजोआ माना जाता है। स्विमिंग की हिस्ट्री होगी, राइनो शब्द मतलब नेजल कैविटी में बेरी, स्ट्रॉबेरी पॉलिप्स दिखेंगे। अगर आपने इसको ट्रीटमेंट क्या है, मैम पॉलिप है, पॉलिप को सर्जरी करके निकाल दो, तो आपने जब इसे सर्जरी करके निकाला तो माइक्रोस्कोप के लिए भेजा ना, आपने इसको लैब में भेजा, तो लैब में क्या दिखेंगे आपको, बड़े बड़े ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, इन्हें बोला जाता है स्पोरेंजिया। और इनके अंदर छोटे 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 डॉट्स दिखाई देंगे, जिन्हें अंदर होंगे तो एंडोस्पोर्स, बड़े बड़े गोले गोले स्ट्रक्चर्स हो गए स्पोरेंजिया, अंदर हो गए एंडोस्पोर्स। तो ट्रीटमेंट में आपने सर्जरी करी, लैब में भेजा, उन्होंने कहा स्पोरेंजिया और एंडोस्पोर्स दिख रहे हैं, आप कहोगे चलो एक कल्चर भी लगा दो और मुझे फाइनल बता दो, तो कोई कल्चर है ही नहीं। दिस इज सेड टू बी अ नॉन कल्टिवेबल ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए कोई एसडीए या कुछ काम नहीं करता, इसे आप कल्चर कर ही नहीं सकते। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ राइनोस्पोरिडियोसिस। ओके, एमआर आपने पढ़ लिया। अब अगला माइसेटोमा राइनोस्पोरिडियोसिस के बाद अगला है क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, जिसके शब्द से आपको समझ आता है कुछ तो रंग की बात हो रही होगी, क्रोमो कलर की बात हो रही होगी। तो ये होता क्यों है? सबसे पहले जो मरीज है वो हम लिखेंगे अभी, मरीज कहीं ना कहीं नंगे पैर चला है, नंगे पैर चलने की वजह से उसके पैरों में ये फंगस आके चुभ गया है, किसी ना किसी चीज से फंगस आके इनोक्यूलेट हो गया है। तो क्या आप देख सकते हो कि मरीज के पैर पे ऐसे वॉट की तरह, वॉट लीजन, वॉट को डर्मा में क्या बोलते हैं, वेरुका। तो क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस क्या कराता है? वो कराता है वेरुकस डर्माटाइटिस, वो कराएगा वेरुकस डर्माटाइटिस। अब इसी चीज को आपने माइक्रोस्कोप में देखा तो वो रंग भरने वाली बात है। क्या ये वो पुराने जमाने में जो कॉपर के कॉइन्स आते थे उनकी तरह, वो सिक्कों की तरह दिख रहा है, तो इसे बोलेंगे कॉपर पेनी बॉडी। पर एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन आपको नहीं देगा, वो पूछेगा कॉपर पेनी बॉडी के बाकी नाम क्या होते हैं, जिनके नाम है एमएमएस, मतलब इन्हें बोला जाता है म्यूरिफॉर्म बॉडी, मेडलर बॉडी एंड स्क्लेरोटिक बॉडी। कॉपर पेनी बॉडी के दूसरे नाम कॉपर, एमएमएस, म्यूरिफॉर्म, मेडलर एंड स्क्लेरोटिक बॉडीज। तो अब मैंने अभी अभी आपसे पूछा था कि ये किस तरीके से आता है, तो आप कहोगे हाँ मैम, ये अभी आपने कहा था कि बेयरफुट वॉकिंग की वजह से क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस होता है। तो अगर कोई नंगे पैर, कोई फॉरेस्ट वर्कर है, कोई एग्रीकल्चर वर्कर है, जो कि ज्यादातर जो वर्कर्स है वो नंगे पैर चलते हैं, जब वो नंगे पैर चल रहे हैं और ये फंगस आके उनके पैर पे लगा, तो ये फंगस कौन सा है? क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस तो डिजीज का नाम है ना, फंगस के बहुत से नाम है जो थोड़े से डरावने हैं, पर डरना नहीं। फंगस के जितने भी नाम हैं वो एफ वर्ड शब्द अक्षर आपको जरूर दिखेगा, मतलब फॉन्सेशिया पेड्रोसी, फॉन्सेशिया कॉम्पैक्टा, एक्सोफाइला, फाइलोफोरा, क्लैडोफाइलोफोरा। दोबारा पढ़ो, फॉन्सेशिया, फॉन्सेशिया, एक्सोफाइला, फाइलोफोरा, क्लैडोफाइलोफोरा। जितने भी एफ 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 साउंडिंग वाले हैं वो क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस कराते हैं। फाइनली इसकी ट्रीटमेंट आपको बहुत प्रकार से करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले इसमें ड्रग्स भी देने पड़ेंगे, इसके अंदर एम्फोटेरिसिन बी यूज किया गया है। साथ में हो सके अगर जरूरत पड़े तो शायद आपको सर्जरी करनी पड़ी, वाइड लोकल एक्सिजन करना पड़े क्योंकि लीजन बहुत बड़ा है, और कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए हो सकता है आपको लेजर भी करना पड़े। तो केवल एक तरीके से इसकी ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती, मल्टी मोडालिटी अप्रोच आपको यूज करनी है। फाइनली एमआरसीएस में हम लास्ट वाला स्पोरोथ्रिक्स अभी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि जो अगली फैमिली है डायमॉर्फिक फंगस है, तो हम उसमें जानते हैं बॉडी हीट प्रोबेबली चेंजेस शेप। तो मतलब वो कौन सा फंगस है जो दोनों फैमिलीज में आता है? स्पोरोथ्रिक्स ऐसा फंगस है जो सबक्यूटेनियस माइकोसिस में भी आता है, एमआरसीएस निमोनिक में भी आता है और डायमॉर्फिक निमोनिक में भी आता है। तो इन दोनों फैमिलीज में जो मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी स्पोरोथ्रिक्स चेंकाई। तो चलो डायमॉर्फिक शुरू करते हैं, स्पोरोथ्रिक्स उसी में आ जाएगा। तो तीसरी फैमिली की शुरुआत करने से पहले हम जो पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग अ क्लासिफिकेशन। सुपरफिशियल में हमने स्किन वाली टीनिया पढ़े, सबक्यूटेनियस में हमने पढ़े एमआरसीएस, और अब आते हैं डीप या सिस्टेमिक। और डीप या सिस्टेमिक में बाकी आधे घंटे का पूरा चैप्टर आपका होगा। डीप मतलब जो बाकी सारे ऑर्गन्स, लंग्स में, लिवर में, बोन में, ब्रेन में, इन सब में जाता हो। तो सबसे पहली फैमिली जो इसमें आती है वो है डायमॉर्फिक फंगस, मतलब बॉडी हीट प्रोबेबली चेंजेस शेप। तो चलो बॉडी हीट प्रोबेबली चेंजेस शेप में पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये मैंने एक टेबल बनाया है, तो डरना नहीं कि वो ये टेबल कितना बड़ा है, बट इस टेबल में से 2 क्वेश्चन पक्का है फॉर नीट, INI एंड FLG। तो पहले एक एक करके अलग अलग पढ़ते हैं, फिर एंड में आके यहाँ एक समरी बना लेंगे। तो चलो लेट अस स्टार्ट विद ब्लास्टोमाइसिस। ब्लास्टोमाइसिस का दूसरा नाम, ये नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा पाया जाता है, तो इसे बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस। तो उससे रिलेटेड हमने 2 और वर्ड्स निकाल दिए अमेरिका से रिलेटेड, शिकागो डिजीज एंड गिलक्रिस्ट डिजीज। तो नॉर्थ अमेरिकन, शिकागो डिजीज
एंड गिलक्रिस्ट डिजीज। ब्लास्टोमाइसिस बी है तो आपको क्या अपीयरेंस दिखेगा, बी कौन से नंबर की तरह दिखता है, बी हमें 8 नंबर की तरह दिखता है, तो ये मुझे शो करता है फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस। अच्छा, ये फंगस ब्लैक कलर का क्यों दिख रहा है? ब्लैक कलर वाला फंगस का स्टेन कौन सा था? सिल्वर वाला, जीएमएस स्टेन। तो ब्लास्टोमाइसिस का फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस बी से 8 याद रहेगा। आप पढ़ रहे हो बॉडी हीट, अगला क्या होता है? हिस्टोप्लाज्मा। इसके बहुत से नाम है। हिस्टोप्लाज्मा को बोला जाता है ओहायो डिजीज, डार्लिंग डिजीज, केव डिजीज। याद करने का तरीका ये होगा, हाय डार्लिंग, सी यू इन द केव। ओके, सो दिस इज हाउ यू लर्न इट। हाय डार्लिंग, सी यू इन द केव कैसे याद करोगे? हाय से मुझे याद रहेगा हिस्टोप्लाज्मा, हाय से ही मुझे याद रहेगा ये अमेरिका में कहाँ पे होता है? ये ओहायो में होता है। हाय डार्लिंग मतलब इसे बोला जाता है डार्लिंग डिजीज, एंड आप डार्लिंग को कहाँ बुला रहे हो? आप डार्लिंग को केव में बुला रहे हो, ठीक है। सो हाय डार्लिंग, सी यू इन द केव, ये सारे हिस्टोप्लाज्मोसिस के नाम है। ऐसा आपको लग रहा है कि ये बहुत ही रोमांटिक स्टेटमेंट है, बट ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। अगर आप किसी को केव में बुला रहे हो तो वहां कोई रोमांस नहीं होगा। केव में आपको मिलेंगे बैट्स, और बैट से वो डर के भाग जाएगी। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि एक्चुअली ये आ कहां से रहा है, केव में जाने से हो क्या रहा है, तो ये ट्रांसमिट होता है बैट या बर्ड ड्रॉपिंग से, ठीक है। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है डायमॉर्फिक फंगस है तो दो प्रकार की चीजें दिखेंगी, एक यीस्ट दिखेगा, एक कोनिडिया दिखेगा। तो जो पहली फोटो है अगर हम उसको जूम इन करके देखें तो मुझे एक बहुत बड़ा सा सेल एक्चुअली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसके अंदर मुझे छोटे 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 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो हिस्टोप्लाज्मा तो ये छोटे छोटे डॉट्स है। ये बड़ा वाला सेल क्या है? तो प्लीज रिमेंबर, इस बड़े वाले सेल का नाम है मैक्रोफाज, एंड मैक्रोफाज के अंदर सबसे पहला कौन सा फॉर्म प्रेजेंट है? यीस्ट फॉर्म। रिमेंबर वो इतना छोटा है, 2 से 4 माइक्रोन का है। वो किस में प्रेजेंट है? मैक्रोफाज में प्रेजेंट है। पता है आपको, मैक्रोफाज तो हम लोग आमतौर पे बोल देते हैं, बट अगर आप बुक्स में जाके पढ़ो तो मैक्रोफाज का जो बड़ा वाला कॉम्प्लिकेटेड नाम है वो पता है क्या है? रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सेल्स। तो क्या हम हिस्टोप्लाज्मा क्योंकि मैक्रोफाज के अंदर पाया जाता है, क्या अब हम इसका आखिरी नाम भी पढ़ सकते हैं, रेटिक्यूलो एंडोथीलियोसिस? उसका केवल मतलब ये है कि ये मैक्रोफाज के अंदर पाया जाता है। तो ये हो गया यीस्ट फॉर्म। अब अगली फोटो पे आते हैं। इसमें देखने को मिलता है ट्यूबरक्यूलेट मैक्रोकोनिडिया। प्लीज रिमेंबर, ट्यूबरक्यूलेट मैक्रोकोनिडिया में याद करने के लिए पहले तो फोटो देख लो। अगर ये फोटो आपके एफएमजी और नीट पीजी दोनों 2020-2021 में आई थी, एक राउंड कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा जिसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस दिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। तो इसे बोला जाएगा ट्यूबरक्यूलेट मैक्रोकोनिडिया, और ये हिस्टोप्लाज्मा में मिलता है। अब याद करने का तरीका ये रहेगा कि हिस्टोप्लाज्मा किसी का भाई है, किसका कजन ब्रदर है? टीबी का। मतलब एक बैक्टीरिया एक फंगस है, टीबी एक बैक्टीरिया, हिस्टोप्लाज्मा एक फंगस है। तो आए तो ये अलग अलग फैमिलीज से हैं, पर ये कजन ब्रदर्स हैं, तो ये रहते साथ में। जैसा जैसा टीबी काम करता है वैसा वैसा हिस्टोप्लाज्मा। तो टीबी क्या कराता है? लंग्स में वही कफ, स्प्यूटम, चेस्ट पेन, टीबी वाले सिम्टम, वेट लॉस। हिस्टोप्लाज्मा सेम सेम कराता है। टीबी कौन सी नेक्रोसिस कराता है? केशियस नेक्रोसिस। हिस्टोप्लाज्मा केशियस नेक्रोसिस। तो हिस्टोप्लाज्मा ने कहा कि मेरे मैक्रोकोनिडिया का नाम भी मेरे भाई पे रखा जाएगा। तो ट्यूबरक्यूलेट मैक्रोकोनिडिया टीबी जैसा किसमें दिखेगा? हिस्टोप्लाज्मोसिस। हम पढ़ रहे हैं बॉडी हीट प्रोबेबली, पी से आता है पैराकॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस। इसे बोला जाता है साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस। प्लीज यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अगर इन्होंने पूछा नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस और दूसरा साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस, मैम एक तो सच में ब्लास्टोमाइकोसिस होता है और एक है पैराकॉक्सीडियो। तो पहले अल्फाबेटिकली चलना, नॉर्थ पहले आता है ऊपर और साउथ नीचे आता है, तो बी पहले आता है, पी बाद में आता है, ठीक है। तो ब्लास्टोमाइसिस पूछा तो वो नॉर्थ अमेरिकन है, पैराकॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस पूछा तो वो साउथ अमेरिकन है। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए PPMM, PPMM मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो? पैराकॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस। इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें दिखता है पायलट व्हील, मैरिनर व्हील। पायलट व्हील, मैरिनर व्हील जो यहाँ पे दिख रहा है, ये बिल्कुल पायलट का जो व्हील होता है या फिर जो शिप चलाता है उसका व्हील जो होता है, पायलट या मैरिनर व्हील। एंड दूसरा एक और अपीयरेंस जो हमें यहाँ पे दिख रही है बिल्कुल मिकी माउस की तरह, तो PPMM याद रहेगा। पैराकॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस में पायलट व्हील या मैरिनर व्हील, एंड लास्टली मिकी माउस अपीयरेंस। अच्छा, बॉडी हीट प्रोबेबली से दो चीजें थी, पैराकॉक्सीडियो तो पढ़ लिया, दूसरा आया पेनिसिलियम मार्नेफी। आजकल पेनिसिलियम मार्नेफी को टैलेरोमाइसिस मार्नेफी बोला जाता है। तो पहले का नाम वो कुछ भी लिखे, जब तक आखिर वाला नाम सेम है हम वही मान लेते हैं, मार्नेफी मार्नेफी। तो इसके लिए एक स्टोरी याद कराती हूँ आपको। तो मार्नेफी, आप क्या मार के घर से भगाना चाहते हो? तो मैम हम मारना चाहते हैं, मेरे घर में एक रैट घुसा है, ठीक है। तो अगर आप चूहे को मारना चाहते हो तो सबसे पहली चीज, जो सबसे इजी चीज है आपके
आपके हाथ में, आपके घर में आपके हाथ में आती है, वो होता है झाड़ू, ब्रूम। तो आप सबसे पहले झाड़ू उठाओगे और आप चूहे को मार मार के घर से बाहर निकाल दोगे, मतलब चूहे को मार मार के लाल करना है। ये क्यों याद कर रहे हैं हम? बिकॉज जैसे ही हमने लिखा मारना तो उससे हमें याद आएगा फंगस का नाम मारनेफी। चूहे को मारने मतलब अगर किसी ने पूछा कि अच्छा इसका नेचुरल रेजर्वॉयर कौन है, इसका रेजर्वॉयर होता है बैम्बू रैट। ठीक है, अब आप उसको मारने के लिए क्या उठाओगे? झाड़ू उठाओगे। तो अगर आपसे पूछा गया कि अच्छा लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू पे क्या अपीयरेंस दिखेगा, तो आप कहोगे अच्छा ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई झाड़ू के का तीला वाला जो झाड़ू होता है ना, तो ये झाड़ू के कुछ स्ट्रोक्स हैं, तो इसमें हमें दिखता है ब्रूम या ब्रश अपीयरेंस। और झाड़ू से मार मार के चूहे को लाल करना है, तो अगर पूछा गया कि कल्चर मीडिया में कौन सा पिगमेंट देखने को मिलेगा, रेड पिगमेंट मिलेगा। तो याद रखना मारनेफी में बैम्बू रैट होता है, ब्रूम अपीयरेंस दिखता है, रेड कलर का पिगमेंट दिखता है। अगला आता है बॉडी हीट प्रॉबेबली चेंजेस शेप, कॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस। कॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस को डेजर्ट रूमेटिज्म, वैली फीवर, और डेजर्ट और वैलीज ये कहाँ होती है? कैलिफोर्निया, एरिजोना, यहाँ पे होती है। याद करने के लिए याद रखो ABCD। कॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस का दूसरा नाम क्या है? मैम ये सारे डेजर्ट्स में पाया जाता है। तो अगर मुझे एरिजोना डेजर्ट, कैलिफोर्निया डेजर्ट, कोई भी डेजर्ट, वैली, इन सब का एग्जाम्पल मिलेगा तो हम सोचेंगे कॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस। साथ में इन्होंने बोला डेजर्ट रूमेटिज्म, मतलब मुझे रूमेटिज्म से पता लगेगा कि मरीज के जोड़ों में भी दिक्कत है, जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अभी देखने में कैसा, आपने ABCD तो समझ आ गए, नाम हो गए, ये BA क्यों पड़ा? क्योंकि अगर आप ये वाला फोटो देखो तो इसमें कॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस इसे डब्बों की तरह दिखाई दे रहा है। इसे बोला जाता है बैरल शेप्ड आर्थ्रोस्पोर्स। तो कैसे याद करोगे? बैरल शेप्ड आर्थ्रोस्पोर्स दिखेंगे कॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस में। आखिर दिन के लिए ABCD, आर्थ्रोस्पोर्स, बैरल शेप्ड, कॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस, डेजर्ट रूमेटिज्म। आजकल एक और फोटो इंटरेस्टिंग जो यहाँ पे आई है वो ये है कि कई बार ये आपको ऐसे राउंड वाले स्ट्रक्चर्स भी दिखाना शुरू कर चुका है। तो इसे बोला जाता है स्फेर्यूल्स विद एंडोस्पोर्स। अगर आप देखो इन्हें, इस बड़े वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्फेर्यूल, और इसके अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें बोला जाता है एंडोस्पोर्स। आखिर में बॉडी हीट प्रॉबेबली चेंजेस शेप, स्पोरोथ्रिक्स शेंकाई। स्पोरोथ्रिक्स शेंकाई को बोला जाता है रोज गार्डनर्स डिजीज, मतलब हमेशा देयर विल बी अ हिस्ट्री ऑफ अ थॉर्न प्रिक। दे विल से देयर इज अ पेशेंट, वो फार्मर था, उसको रोज गार्डन में काम करते करते थॉर्न प्रिक हुआ। तो मान के चलो कि जैसे यहाँ पर उंगली में थॉर्न प्रिक लगा तो स्पोरोथ्रिक्स यहाँ पे घुस गया, बट धीरे धीरे हमने देखा कुछ घंटे और दिनों में लीजन तो अलग अलग जगह पे, पूरी बाजू पे और बॉडी पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब लीजन कैसे हो रहा है? प्लीज रिमेंबर दिस हैज अ लिम्फेटिक स्प्रेड। जो फंगस है वो लिम्फेटिक्स में बैठ के फैलता जा रहा है, तभी इसका दूसरा नाम क्या लिखा गया? लिम्फोक्यूटेनियस डिजीज। इसका क्या रूट होता है ये आप जानते हो कि थॉर्न प्रिक हुआ तो ट्रॉमा के अंदर जाएगा। अब अगर इसको आपने रोज गार्डनर्स डिजीज बोला ही है, तो अगर यहाँ पर हम लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेनिंग अगर देखें तो मुझे मैम इसके अंदर भी कुछ रोज जैसा ही दिखाई दे रहा है। व्हाट आई कैन सी ओवर हियर is known as rosettes of conidia. So please remember आपको क्या दिखेगा इसके अंदर? You will get to see Sporothrix shenkai में rosettes of conidia दिखने को मिलेंगे। तो रोज गार्डनर डिजीज में रोजेट मिलेगा। उसके अलावा ध्यान से देखो यहाँ पे मुझे एक स्टार जैसा दिखाई दे रहा है, तो स्टार मतलब एस्टेरॉइड, और स्टार के सेंटर में मुझे एक गोला सा दिखाई दे रहा है। तो इसे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो मुझे सेंटर में गोला दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज अ सिगार बॉडी, और इस सिगार बॉडी के आसपास मुझे जो स्टार बनता दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है एस्टेरॉइड बॉडी। डू यू नो ये एस्टेरॉइड बॉडी क्या है और ये सिगार क्या है? तो सिगार तो एक्चुअली फंगस है, जो बीच में आपको गोला सा दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली फंगस है। ये फंगस के आसपास मैम आपने स्टार क्यों बना दिया? क्योंकि स्टार है जो कुछ अभी हम पढ़ते हुए आए हैं, दैट इज नोन एज द स्प्लेंडर हॉपली फिनोमिना। मैंने बताया था ना एंटीजन एंटीबॉडी वाला रिएक्शन जो एक्टिनोमाइसिस में भी था और स्पोरोथ्रिक्स में भी है। तो ये जो स्टार बन रहा है ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। सो रिमेंबर अ गुड लाइफ, अच्छी लाइफ सोचो जो कभी शायद मिलेगी जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जब मैम हम दिल्ली में या ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के
AQI 300-400 के AQI में नहीं बैठे होंगे, हम बैठे होंगे रोज गार्डन्स में। तो रोज गार्डन्स में बैठेंगे, रोजेट्स ऑफ कोनिडिया, रोज गार्डनर। साथ में हमें ऊपर, क्योंकि AQI तो 10 से कम होगा तब रोज गार्डन में है ना, तो हमें ऊपर स्टार्स दिखाई देंगे। स्टार्स दिखाई देंगे मतलब हमें एस्टेरॉइड बॉडी दिखाई देगी। साथ में हॉलीवुड मूवीज में गुड लाइफ, ये तो अच्छी लाइफ है ना, रोज गार्डन में हो, ऊपर स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। तो हॉलीवुड मूवीज में देखोगे तो गुड लाइफ दिखाने के लिए हाथ में एक सिगार जरूर पकड़ाते हैं। आई डोंट प्रमोट इट, बट सिर्फ स्टोरी के लिए। तो हाथ में क्या होगा? सिगार। तो मैम अगर ऊपर तारे दिखेंगे, हाथ में सिगार होगा और रोज गार्डन में बैठे होंगे, तो गुड लाइफ, जो लाइफ आप जीना चाहते हो वो स्पोरोट्रिकोसिस ऑलरेडी जी रहा है। तो ये हो गया आपका बॉडी हीट प्रोबेबली चेंजेस शेप। आगे बढ़ने से पहले पैथोलॉजी में भी कहीं पर ये एस्टेरॉइड बॉडी पड़ी है। तो जब स्टार की बात आएगी तो एस फॉर स्टार, एस फॉर कौन से फंगस में दिखता है? स्पोरोथ्रिक्स में दिखता है। एंड एस फॉर सार्कोइडोसिस में भी दिखता है, ये सेम स्टार। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? प्लीज रिमेंबर कि जब हम स्पोरोथ्रिक्स, वो तो रोज गार्डन है, रोज गार्डन मतलब बाहर घूमना, तो ये बाहर बाहर घूमता हुआ दिखेगा। बट अगर आप सार्कोइडोसिस में देखो तो ये सेल के अंदर दिख रहा है, ये बहुत बड़ा सा एक जायंट सेल है, तो ये जायंट सेल के अंदर दिख रहा है। तो सार्कोइडोसिस में जो स्टार होगा वो जायंट सेल के अंदर दिखेगा, और स्पोरोथ्रिक्स क्योंकि रोज गार्डनर्स डिजीज है तो ये बाहर घूमता हुआ दिखेगा। सारे डायमॉर्फिक फंगस खत्म। टेबल पे अगर हम वापस आए और 10 सेकंड में जल्दी से रिवाइज करें, ब्लास्टोमाइसिस में फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस, हिस्टोप्लाज्मोसिस में यीस्ट फॉर्म और ट्यूबरक्यूलेट मैक्रोकोनिडिया, पेनिसिलियम में ब्रूम, झाड़ू से मार के लाल करना मतलब ब्रूम अपीयरेंस, रेड पिगमेंट, पैराकॉक्सीडियो में PPMN, पायलट व्हील, मैरिनर व्हील एंड मिकी माउस अपीयरेंस, कॉक्सीडियो आइडोमाइकोसिस में ABCD, बैरल शेप्ड आर्थ्रोस्पोर, स्पोरोथ्रिक्स, गुड लाइफ, लिम्फेटिक स्प्रेड, एस्टेरॉइड बॉडी, सिगार बॉडी एंड रोजेट्स ऑफ कोनिडिया। That's the full revision. जो आखिरी टॉपिक आपको पढ़ना है अब टूवर्ड्स द एंड इज गोइंग टू बी ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। वो इन्फेक्शंस जो ज्यादातर HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में होती हैं या किसी भी प्रकार के इम्यूनो डेफिशिएंसी में देखी जाती हैं। सबसे पहला जो आप पढ़ोगे दैट इज क्रिप्टोकोकस। तो क्रिप्टोकोकस एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस और एक है क्रिप्टोकोकस गैटी। दोनों के लिए सबसे पहले याद करो कि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस आपको पूरी दुनिया में मिलेगा, बट क्रिप्टोकोकस गैटी आपको कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में मिलेगा। गैटी नाम से सब कुछ समझ आएगा। दूसरा, जब ये आएगा तो हमारी बॉडी में कहां से आएगा? तो रिमेंबर, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस हमें पिजन ड्रॉपिंग्स, जो बर्ड शिट होती है, जो पिजन ड्रॉपिंग्स होती है, वो जब सॉइल में मिक्स हो जाती है तो वहां से हमारे अंदर इनहेल करके आती है। पर अगर आप गैटी को देखोगे तो गैटी ट्री से आता है, गैटी ट्री से आता है, तो मतलब इट इज गोइंग टू बी द सॉइल अराउंड द यूकलिप्टस ट्री। तो गैटी किससे आता है? ट्री से आता है। ठीक है, अगली चीज पढ़ते हैं कि हमें क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस हमेशा HIV पॉजिटिव या इम्यूनो डेफिशिएंट इंडिविजुअल में मिलेगा, बट गैटी में तो दो आई है मैम। दो आई मतलब ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट में भी मिलेगा और ये इम्यूनो डेफिशिएंट में भी मिलेगा। दोनों में से ट्रीट करना ज्यादा मुश्किल कौन सा है? तो प्लीज रिमेंबर कि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस तो आप जैसे तैसे ट्रीट कर दोगे, पर क्रिप्टोकोकस गैटी आपको टफ टाइम देगा। क्रिप्टोकोकस गैटी आपको टफ टाइम देगा, तो ये लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। तो याद रखो, गैटी में ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में होता है, गैटी यूकलिप्टस ट्री के साथ होता है। गैटी आपको टफ टाइम देगा क्योंकि ये लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलेगा। गैटी इम्यूनो डेफिशिएंट और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड दोनों में होता है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। बट क्रिप्टोकोकस आपको हमेशा HIV पॉजिटिव पेशेंट में ही मिलेगा। पिजन ड्रॉपिंग्स की हिस्ट्री होगी और ट्रीटमेंट एंटी फंगल से हो सकता है। तो हमें जो ज्यादातर जानना है वो यही वाला क्रिप्टोकोकस जानना है। तो ये क्या कराता है? ये कराता है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। अब हम पढ़ते हैं कि क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के पेशेंट से आप क्या सैंपल लेना चाहोगे? ऑब्वियसली CSF का सैंपल लोगे, और CSF का सैंपल लेने के बाद कौन सा स्टेन लगाओगे? ये हम अभी पढ़ते हुए आए हैं, नेगेटिव स्टेन लगाएंगे। एग्जाम्पल बताओ। एक हो गया इंडिया इंक स्टेन और एक हो गया नाइग्रोसिन स्टेन। इतना तो हमने पहले भी पढ़ा था कि नेगेटिव स्टेन जैसे कैमरा का नेगेटिव होता था, तो इसका जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड में स्टेन पकड़ा जाएगा। तो बैकग्राउंड में स्टेन पकड़ा जाएगा, ऑर्गेनिज्म तो स्टेन पकड़ेगा ही नहीं, ऑर्गेनिज्म स्टेन नहीं पकड़ेगा, और बैकग्राउंड आपने पूरा काला काला कर दिया। जैसे अभी आप ये स्लाइड देख लो, इसके बैकग्राउंड में पूरा हमने ब्लैक पार्ट रखा हुआ है, ब्लैक वाला स्टेन लगाया है, और जो मैं लिख रही हूँ वो अलग से चमक के आ रहा है। तो बस इसमें भी यही करा गया है हमने।
ओके, तो CSF सैंपल आया तो नेगेटिव स्टेन लिया, बट अगर बायोप्सी ली गई तो क्रिप्टोकोकस के लिए कौन सा स्टेन लगाओगे? म्यूसिकार्मिन। हमने अभी पढ़ा था बायोप्सी ज्यादातर ब्रेन से बायोप्सी तो ऑटोप्सी के मरीज में ही करी जाती है ना, तो मरे हुए पेशेंट में म्यूसिकार्मिन लगा देना, जिसमें आपको क्या मिलेगा, ये ऐसा रोज पिंक कलर इसे बोला जाता है, तो म्यूसिकार्मिन के साथ रोज पिंक कलर मिलेगा। CSF आया तो नेगेटिव स्टेन कर देना। फाइनली इसके लिए कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया तो वही है अपना जो हर बार होता है, सबाउराउड्स डेक्स्ट्रोज अगार, पर इसके अंदर मुझे सबाउराड्स डेक्स्ट्रोज अगार के साथ कुछ फैंसी करना था। क्या फैंसी करना था? मैंने सिंपल सबाउराड्स डेक्स्ट्रोज अगार ना यूज करके मैंने यूज करा बर्ड सीड नाइगर अगार। मुझे नाइगर शब्द बताता है कि ये नाइगर, कुछ ब्राउन कलर मिल रहा है जो मुझे दिख रहा है, बर्ड सीड नाइगर अगार में ब्राउन कलर बन क्यों रहा है? क्यों क्रिप्टोकोकस इसको ब्राउन कलर बनाता है? क्योंकि क्रिप्टोकोकस के पास एक एंजाइम है जिसका नाम है फिनॉल ऑक्सीडेज, या फिर उसे एक और नाम दिया गया है लैकेज। इस एंजाइम की वजह से ये बर्ड सीड नाइगर अगार में ब्राउन कलर बनाता है। फाइनली आता है कंफर्मेशन। अभी तक जो हमेशा पूछा जाता था, कंफर्मेशन के लिए लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं, बट आजकल मेडिसिन में एक क्वेश्चन फेमस हुआ है कि कभी भी आपको अगर ऑप्शंस में लैटरल फ्लो एसे दिया हुआ, तो लैटरल फ्लो एसे आजकल लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट से ज्यादा डेफिनेटिव और ज्यादा अच्छा माना गया है। तो लैटरल फ्लो एसे ऑप्शन में है तो वो मार्क करना, वो नहीं है ऑप्शन में तो लैटेक्स एग्लूटिनेशन मार्क करना। फाइनली ट्रीटमेंट के लिए, विच वाज अ जनवरी 23 FMG एंड नीट PG 23 क्वेश्चन, हम इसके अंदर लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी प्लस फ्लूसाइटोसिन देते हैं। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी प्लस फ्लूसाइटोसिन से क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस ट्रीट किया जाता है। तो पहला क्रिप्टोकोकस करने के बाद जो अगला ऑर्गेनिज्म अब आप पढ़ोगे दैट इज गोइंग टू बी कैंडिडा। कैंडिडा में क्या क्या आता है? एक तो सबसे कॉमन है कैंडिडा एल्बिकन्स, जो आप पढ़ते ही हो। कैंडिडा एल्बिकन्स के अलावा इसका जो भाई मान लो, जो सब मैम इसको कॉपी कैट कहते हैं, इसको डबल डबल करता है काम। जो एल्बिकन्स करता है वो डबल डबल करता है, तो जो काम डबल डबल करेगा उसका नाम हमने रख दिया डबलिनियंसिस। फिर एक आता है कैंडिडा ग्लेब्राटा। ये पढ़ने से पहले बताओ कैंडिडा कौन सा था मैम? ये वो था जो यीस्ट लाइक बोला था आपने, कि इसके अंदर छोटे से बड भी दिखाई देंगे और इसके अंदर छोटे से वो बड़े कर दो तो स्यूडो हाइफे भी दिखेंगे। बट कैंडिडा ग्लेब्राटा थोड़ा घबराता है, मतलब वो छोटे छोटे बड्स तो बना देगा, बट जब आप उसे कहोगे कि फैलो तो वो नहीं फैलेगा, वो घबरा जाएगा। मतलब कैंडिडा ग्लेब्राटा घबराता है और वो फैलने का, स्यूडो हाइफे बनाने का काम नहीं करता। फाइनली कैंडिडा ऑरिस एंड कैंडिडा क्रूजी, अगर आप इनको कभी भी एजोल के साथ ट्रीट करने की कोशिश करो तो ये नहीं ट्रीट हो पाते। ऑरिस और क्रूजी बिल्कुल अपना ऑरा मेंटेन करते हैं और क्रूज पे मस्त घूमते हैं, ठीक है, मस्त घूमेंगे, ऑरा मेंटेन करेंगे, ये अपने छोटे मोटे एजोल ड्रग से नहीं डरेंगे। तो ऑरा और क्रूजी नहीं डरने वाले। फाइनली आता है कैंडिडा केफायर। प्लीज रिमेंबर, केफायर जो है वो कंट्रोल का काम करता है। मतलब जब भी आपको जैसे आप बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग करते हो ना, तो फंगस के लिए भी आप जानना तो चाहोगे ना माइक्रोबायोलॉजी लैब में कि एंटी फंगल काम कर भी रहा है या नहीं। तो जब आप ससेप्टिबिलिटी सेंसिटिविटी टेस्टिंग करते हो तो केफायर को केफाइती माना जाता है, केफायर को केफाइती माना जाता है, उससे आप कंट्रोल के हिसाब से यूज करते हो। तो जल्दी से एल्बिकन्स और डबलिनियंसिस आपस में डबल डबल काम करते हैं। ग्लेब्राटा घबराता है तो स्यूडो हाइफे नहीं बनाता। ऑरा और क्रूज वाले आराम से मस्त घूम रहे हैं, वो किसी फंगल ट्रीटमेंट से नहीं मरने वाले। और केफायर किफायती है, वो कंट्रोल का काम करता है। अब सबसे पहले हम ज्यादातर कैंडिडा एल्बिकन्स पढ़ते हैं। पैप स्मीयर पे गाइनी में पूछा जाता है कि कैंडिडा एल्बिकन्स जो है वो कौन सा डिस्चार्ज करता है फीमेल्स में? कर्डी वाइट डिस्चार्ज करता है। और इसी कर्डी वाइट डिस्चार्ज को अगर आप पैप स्मीयर पे देखो तो आपको कौन सा अपीयरेंस दिखता है? ये मैंने पैथोलॉजी में पढ़ाया है, शीश कबाब इफेक्ट। यस, साथ में अभी अभी मैंने पढ़ाया कि इसमें बडिंग और स्यूडो हाइफे दोनों दिखेंगे। तो छोटे छोटे वाले बड्स दिखेंगे और उन बड्स को अगर आप लंबा खींच दो तो इसके अंदर तो बडिंग भी दिखेगा, लंबा खींच दिया तो स्यूडो हाइफे भी दिखेगा। तो कर्डी वाइट, शीश कबाब इफेक्ट, जो यहाँ पे शीश कबाब की तरह सेल्स पड़े हुए हैं, एंड बडिंग एंड स्यूडो हाइफे। तीसरा कल्चर मीडिया, तो हमेशा SDA ही होता है, पर कैसी अपीयरेंस आ रही है? क्रीमी पेस्टी यीस्टी कॉलोनीज। क्रीमी पेस्टी यीस्टी का मतलब देखने में ये व्हाइट तो नहीं है, थोड़ी क्रीम कलर की है, टूथपेस्ट की तरह स्टिकी स्टिकी होती है। और यीस्टी मतलब इनका जो स्मेल होता है, जब आप किसी बेकरी में जाते हो तो जब ब्रेड बन रही होती है तो वैसी जो स्मेल आती है ना, वो यीस्ट की वजह से होती है। तो वैसी स्मेल कैंडिडा से आती है, क्रीमी पेस्टी यीस्टी कॉलोनीज। फाइनली अगर आपको जानना है कि मैम आपने इतने सारे कैंडिडा बताए थे मुझे, एल्बिकन, डबलिनियंसिस, ग्लेब्राटा, क्रूजी, ऑरिस, इन सबको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हर कैंडिडा अलग प्रकार का रंग देता है। तो रंग वाला जो आगार होता है उसे क्या बोलेंगे? क्रोमागार। कौन सा कैंडिडा कौन सा रंग देता है ये आपको याद
याद नहीं करना। इस सब में एक क बनता जा रहा है। व्हाट इज क फॉर कैंडिडा, क फॉर कर्डी वाइट डिस्चार्ज, क फॉर कबाब इफेक्ट, क फॉर क्रीमी पेस्टी ईस्टी कॉलोनीज, क फॉर क्रोमागार। अभी क थोड़ा और चलेगा बिकॉज कैंडिडा के लिए 2 और टेस्ट है। पहले टेस्ट का नाम होता है द जर्म ट्यूब टेस्ट। बहुत सिंपल है, आपने कैंडिडा लिया, कैंडिडा के अंदर आपने थोड़ा सा सीरम डाला, ह्यूमन सीरम, बेसिकली किसी प्रकार का ग्रोथ फैक्टर डाला कि कैंडिडा उग जाए। आपने देखा कि कैंडिडा में से कुछ उगने लग गया, जर्म ट्यूब बनने लग गई। तो ये होता है कैंडिडा का जर्म ट्यूब टेस्ट, जिसे बोला जाता है रेनॉल्ड्स ब्रॉड फिनोमिना। तो ये एक टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट है, आपने जब कैंडिडा को कॉर्न मील आगार में डाला, कौन से आगार में, कॉर्न मील, क वाला कॉर्न मील आगार में डाला, तो कैंडिडा ने क्या बना दिया, क से क्लमाइडोस्पोर। ये देखो, ये जो स्पोर्स, खुद मुझे बताओ इस स्पोर की सिर्फ एक वॉल है या 2 वॉल्स हैं? 2 वॉल्स दिखाई दे रही है। तो क्लमाइडोस्पोर में क्या है, क्लमाइडोस्पोर में 2 वॉल्स हैं। तो रिमेंबर इट इज अ डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर। अब सारे क वाली चीजें प्लीज याद करने से पहले, ये जो जर्म ट्यूब टेस्ट है और ये जो क्लमाइडोस्पोर है, ये दिखाता कौन है? क्या ये केवल एल्बिकन्स दिखाता है, जर्म ट्यूब टेस्ट और क्लमाइडोस्पोर? नहीं मैम, एल्बिकन्स का एक भाई था, डबल डबल वाला। तो मतलब जर्म ट्यूब टेस्ट दोनों दिखाएंगे, एल्बिकन्स और डबलिनियंसिस। क्लमाइडोस्पोर दोनों दिखाएंगे, एल्बिकन्स और डबलिनियंसिस। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करते हो? बड़ा भाई कौन है? एल्बिकन्स हमारा ओरिजिनल ओजी बड़ा भाई एल्बिकन्स है। तो अगर आप कोई भी ऐसे टफ सिचुएशन खड़ी कर दोगे ना, तो एल्बिकन्स ही है जो बड़ा भाई है, जो सब सिचुएशन से लड़ेगा। मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कौन ग्रो करेगा 45 डिग्री के ऊपर? बड़ा वाला भाई। अगर आपने बहुत हाइपरटोनिक सलाइन प्रोवाइड कर दिया तो कौन सरवाइव करेगा? बड़ा वाला भाई। फिर छोटा वाला भाई थोड़ा सा कहेगा अच्छा अब मुझे कॉपी नहीं करना, इतने बुरे सिचुएशन में कौन रहेगा? तो हाई टेम्परेचर पे और हाइपरटोनिक सलाइन में बड़ा भाई एल्बिकन्स रहता है, डबलिनियंसिस नहीं रहता। जल्दी से क का रिवाइज कर लो, जो मुझे बताता है कि K for Candida, कर्डी वाइट डिस्चार्ज, शीश कबाब इफेक्ट, क्रीमी पेस्टी ईस्टी कॉलोनी, क्रोम आगार होता है, पर कॉर्न मील आगार पे क्लमाइडोस्पोर्स दिखते हैं। क दैट इज फॉर कैंडिडा। दूसरा खत्म करने के बाद अब जो थर्ड ऑर्गेनिज्म हम शुरू करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी एस्परजिलस। तो अब थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा? एस्परजिलस एंड म्यूकर। एस्परजिलस के बारे में इतना आप जानते हो कि ये लंग्स में एस्परजिलोमा, एस्परजिलस इन्फेक्शन कराता है। तो फोटो देख के एस्परजिलस कैसे पहचाना जाता है? सबसे पहले प्लीज रिमेंबर कि एस्परजिलस के लिए इसमें ए शब्द आता है, तो इसके अंदर जो ब्रांचिंग होती है वो अक्यूट एंगल, मतलब 45 डिग्री वाली ब्रांचिंग। ध्यान से देखो, अगर ये एक फंगस है तो इसमें से जो ब्रांच निकल रही है वो 45 डिग्री पे निकल रही है। यहाँ पे भी अक्यूट एंगल वाली ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, तो ए फॉर अक्यूट एंगल ब्रांचिंग। साथ में इसमें एसपीई आता है। एसपीई मतलब सेप्टेट हाइफे। जो हाइफे होंगे अगर आप ध्यान से देखो उनमें एक लाइन बन रही है, तो हाइफे के अंदर यहाँ पे सेप्टे बन रहे हैं, सेप्टेट हाइफे एंड अक्यूट एंगल। तो एस्परजिलस में अक्यूट एंगल और सेप्टेट हाइफे। साथ में एक टाइप की ब्रांचिंग दिखती है जिसे बोलते हैं डाइकोटमस। डाइकोटमस मतलब पेड़ की तरह, 1 से 2, 2 से फिर आगे 3, 4, 4 से 8। तो ध्यान से देखो, ये पेड़ की तरह अपनी शाखाएं देता जा रहा है, ब्रांचेस देता जा रहा है, तो इसे बोलते हैं डाइकोटमस ब्रांचिंग। एस्परजिलस बहुत सारे टाइप्स का होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्लैवस, एस्परजिलस नाइगर। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, अभी कौन सा कल्चर मीडिया है? एसडीए। तो एसडीए के लिए एस्परजिलस फ्यूमिगेटस ने कौन सा कलर दिया? उसने दिया स्मोकी ग्रीन कलर। ठीक है, उसके बाद एस्परजिलस फ्लैवस ने क्या दिया मैम? थोड़ा सा बेटर वाला येलो ग्रीन कलर। और एस्परजिलस नाइगर ने क्या दिया? थोड़ा ब्लैकिश ब्राउनिश वाला कलर। नाइगर तो मुझे याद रहेगा कि ब्लैक ब्राउन नाइगर शब्द का मतलब यही होता है, पर याद रखना एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, फ्यूम जैसे कि फ्यूम्स की तरह लग रहा है ना, फ्यूम्स और स्मोक साथ साथ जाएंगे। तो फ्यूमिगेटस में कौन सा कलर आता है? स्मोकी ग्रीन। और एस्परजिलस फ्लैवस, फ्लैवस किसकी तरह लग रहा है? फ्लावर की तरह लग रहा है। फ्लावर के कौन से मैम अच्छे वाले रंग होते हैं? येलो ग्रीन, ऐसे प्रिटी वाले रंग होते हैं। तो फ्लैवस में येलो ग्रीन और फ्यूमिगेटस में फ्यूम्स के साथ स्मोक। तो ये तो एसडीए पे करा। फिर एसडीए से आपको मन करा कि नहीं यार वो लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू भी लगा के देखते हैं। तो जब लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू आपने लगाया सबके ऊपर, तो आपने अगेन इन तीनों को देखने की कोशिश करी। इसमें से आपने कहा चलो नाइगर तो अपना सेट है ना, नाइगर तो हमेशा वो ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ दिखाएगा, तो वो तो दिखा रहा है। डिफरेंशिएट जो करना है वो फ्यूमिगेटस और फ्लैवस के बीच में करना है। तो फ्यूमिगेटस में अगर आप देखो ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है मैम, यहाँ पर भी एक ऐसा गोला बन रहा है, दोनों में ऐसे गोले तो बन रहे हैं, बट डिफरेंशिएट कैसे करें?
अगर आपको जो कोनिडिया है डॉट 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 वो केवल ऊपर वाले भाग में दिखाई दे रहा है, मतलब अगर ये एक स्ट्रक्चर है और आपको कोनिडिया सिर्फ ऊपर वाले भाग में दिखाई दे रहे हैं तो वो फ्यूमिगेटस है। कोनिडिया कहाँ है? कोनिडिया सिर्फ अपर पार्ट में है। क्यों? क्योंकि फ्यूम्स और स्मोक हमेशा ऊपर उठेगी, स्मोक हमेशा ऊपर जाएगी, तो फ्यूमिगेटस में कोनिडिया ऊपर ऊपर दिखाई देंगे। वेरएज अगर आपको कोनिडिया हर जगह फ्लावर की तरह, फ्लावस मतलब फ्लावर पड़ा था ना, तो अगर कोनिडिया मैम आपको चारों पूरी डायरेक्शन में हर जगह दिखाई दे रहे हैं तो अब आप उसे बोलोगे फ्लावस। रिमेंबर कोनिडिया ऑल अराउंड फ्लावर की तरह हुआ तो उसे फ्लावस बोलोगे। कोनिडिया स्मोक की तरह, फ्यूम की तरह ऊपर ऊपर हुआ तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस बोलोगे। आई होप दिस इज ओके विद एवरीवन। एक क्वेश्चन है जो मैंने एस्परजिलस के बारे में आपको पैथोलॉजी में पढ़ाया था और वो ये था कि अगर एस्परजिलस फ्लावस की बात करी जाए तो एस्परजिलस फ्लावस एक टॉक्सिन बनाता है, तो एफ्लाटॉक्सिन जो कब हमारी बॉडी में आएगा? अगर कोई पीनट या ग्राउंडनट या वॉलनट, कोई लंबे समय तक अपने नट्स को किसी गीले मॉइस्ट कंटेनर में स्टोर कर दिया और फंगस उग गई उसमें, तो वो एफ्लाटॉक्सिन फंगस होती है। और अगर आपने वो खा लिया तो आप जानते हो एफ्लाटॉक्सिन फंगस खा लेने से क्या होता है? आपका जो पुलिसमैन है P53 जीन, उसके कोडॉन 249 की म्यूटेशन होती है एंड उसके बाद आपको लिवर कैंसर होने का डाउट होता है, हेपाटोसेल्युलर। और इसे हमने याद किया था पैथोलॉजी में, हमने लिखा था P53 जीन पुलिसमैन वाला, एंड जो जो नंबर मिसिंग थे वो कोडॉन बना देंगे। 2 नंबर मिसिंग है, 3 लिखा हुआ है, 4 मिसिंग है, 5 लिखा हुआ है, P का हमने उल्टा करा 9 बना दिया, तो कोडॉन पढ़ो क्या बना? कोडॉन बना 249। P53 का कौन सा कोडॉन? 23459, सो 249 कोडॉन ऑफ P53 ये म्यूटेट होगा अगर आपने ऐसे टाइप के ग्राउंडनट पीनट खा लिए जिसमें एफ्लाटॉक्सिन उगा हुआ है, आपको होने का रिस्क है हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा का। Finally, after this, the fourth organism that I am going on to is going to be म्यूकर। म्यूकर ना बोले तो अगर हम न्यूज चैनल्स की तरफ से बात करें तो म्यूकर को क्या बोला था उन्होंने? ब्लैक फंगस। क्यों? क्योंकि मरीजों के शक्ल पे या जब भी स्किन में कोई ब्लैक कलर का लीजन बना था, बट असल में ये ब्लैक फंगस नहीं है। ये देखने में लीजन ऐसा बनाती है पर ये ब्लैक फंगस बिल्कुल भी नहीं मानी जाती। ठीक है, ये सिर्फ न्यूज चैनल में था, उसे भूल जाओ। तो म्यूकर माइकोसिस एस्परजिलस का बिल्कुल उल्टा है। एस्परजिलस की जो ब्रांचिंग थी यहाँ उल्टा, तो एस्परजिलस में ए फॉर अक्यूट एंगल थी, तो म्यूकर में परपेंडिकुलर 90 डिग्री, देखो मैम इसके अंदर बिल्कुल 90 डिग्री पे निकल रहा है। अच्छा, एस्परजिलस में SPE सेप्टेट था, ये ए सेप्टेट है। अगर आप इसकी ब्रांचिंग देखोगे तो मुझे इसके अंदर कोई भी लाइन नहीं दिख रही, क्लीन है हर जगह, कोई इसमें ऐसे सेप्टा मुझे नहीं दिखाई दे रहे, तो जो था एस्परजिलस का उल्टा। साथ में अगर आप म्यूकर शब्द पढ़ो तो म्यूकर में इसे बोला जाता है ये एस्परजिलस से ज्यादा मोटा है। अगर एस्परजिलस और म्यूकर के बीच में कंपैरिजन करा जाए तो म्यूकर जो है वो ब्रॉड रिबन टाइप माना जाता है, म्यूकर ज्यादा मोटा है। मोटा है तो फिट नहीं होगा ना एक जगह पे। तो जब हमने इसे SDA में ग्रो करने की कोशिश करी तो मैंने कुछ दिनों बाद देखा कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा हाथ ये प्लेट है और इसके ऊपर मैंने लिड लगा के छोड़ दिया कि हाँ म्यूकर कुछ दिनों बाद उगेगा, कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि म्यूकर तो उगा और उसने ऊपर वाली लिड को हल्का सा उठा दिया, मोटा है ना वो अंदर फिट नहीं हो पाया तो उसने लिड को उठा दिया, तो इसे बोला जाएगा लिड लिफ्टर्स। प्लीज रिमेंबर म्यूकर मोटा है और वो लिड को उठा देता है तो इसे बोलते हैं लिड लिफ्टर्स। म्यूकर माइकोसिस ऑल्सो डन। लास्ट फंगस पढ़ने से पहले आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसका नाम है बीटा डी ग्लूकन एंड एस्परजिलस गैलेक्टोमैनिन। मैम ये क्या टेस्ट है और ये किन में पाए जाते हैं? पहले तो ये पाए दुनिया में हर फंगस में जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बीटा डी ग्लूकन कौन से में पाया जाता है तो जितने फंगस आपने पढ़े सब में पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता? आई थिंक वो ज्यादा आसान होगा याद करना। तो ये नहीं पाया जाता, हम इसे याद करते हैं बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, BMC। व्हाट इज बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में नहीं पाया जाता, तो BMC मतलब ब्लास्टोमाइसिस। दूसरा हो गया म्यूकर, म्यूकर में नहीं मिलता ये टेस्ट, एंड क्रिप्टोकोकस। ब्लास्टोमाइसिस, म्यूकर एंड क्रिप्टोकोकस में बीटा डी ग्लूकन टेस्टिंग नहीं पाई जाती, बाकी सब में पाई जाती है। रेस्ट ऑल द फंगल आर पॉजिटिव। नेक्स्ट दूसरा टेस्ट का नाम है एस्परजिलस गैलेक्टोमैनिन। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एस्परजिलस में ज्यादातर एस्परजिलस के लिए ही बनाया गया है। क्या ये म्यूकर में पाया जाता है? ये भी म्यूकर में नहीं पाया जाता। सो प्लीज रिमेंबर म्यूकर में ना ये पाया जाता है ना ये पाया जाता है। तो जो टेस्टिंग हम कर रहे थे ना कोविड के टाइम पे, म्यूकर के लिए कोई टेस्ट नहीं था, हम ये दोनों टेस्ट लगाते थे, दोनों जब नेगेटिव आ जाते थे तो हम मान लेते थे कि म्यूकर ही होगा।
सो प्लीज रिमेंबर बीटा डी ग्लूकन सारे फंगस में होगी, BMC ब्लास्टोम्यूकर और क्रिप्टोकोकस में नहीं होगी। गैलेक्टोमैनिन ज्यादातर एस्परजिलस के लिए ही यूज किया जाता है, म्यूकर में ये भी नहीं पाया जाता। आखिरी फंगस जो आपको पढ़नी है दैट इज न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई। क्या इसे आजकल फंगस मानते हैं? शायद हाँ, शायद नहीं। क्यों? क्योंकि ये वो इकलौती फंगस है जिसके लाइफ साइकिल में सिस्ट और ट्रोफोजोइट आएगा। मैम सिस्ट और ट्रोफोजोइट तो हम पैरासिटोलॉजी में पढ़ते हैं, अगर आप फंगस में बोल रहे हो तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तभी तो आजकल डाउट चल रहा है कि न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई क्या सच में फंगस है भी, क्योंकि ये वो इकलौती फंगस है जिसमें सिस्ट और ट्रोफोजोइट्स मिलते हैं। दूसरी चीज, न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में तब मिलता है जब CD4 काउंट 200 से कम चला जाता है। तो हमने कैसे याद करा, न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई में अगर आप 4 बार PCP लिखो तो आप इसकी माइक्रो, पैथ, फार्मा, मेडिसिन सब खत्म कर सकते हो। तो इसको याद करते हैं कि मेडिसिन में पेशेंट्स में क्या कराता है। मैम PCP अगर आपने लिखा तो ये पेशेंट्स में कराता है न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई। क्या कराता है? ये कराता है न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया। किन में कराता है? वही HIV पॉजिटिव जिनका CD4 काउंट 200 से कम चला गया। ठीक है, निमोनिया में क्या, कौन से टाइप का निमोनिया? स्प्यूटम बनाने वाला निमोनिया या नहीं बनाने वाला निमोनिया? नहीं बनाता। पेशेंट्स को होता है ड्राई कफ, मतलब स्प्यूटम नहीं बना। अब स्प्यूटम नहीं बना तो पेशेंट से सैंपल क्या लेंगे हम? स्प्यूटम तो आ नहीं रहा उसको, तो आपको अब पेशेंट से लेना पड़ेगा ब्रोंको एल्वियोलर लवाज। ये सैंपल लिया जाता है। ठीक है, ब्रोंको एल्वियोलर लवाज लिया, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट भेज दिया। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को फिर PCP में क्या दिखा? मैम उनको दिखा प्लाज्मा सेल निमोनिया। तो अगर पूछा गया कि न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया में कौन से सेल्स देखे जाते हैं? प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वालों को प्लाज्मा सेल दिखे, उन्होंने कहा चलो माइक्रो वालों से पूछते हैं कि क्या ये न्यूमोसिस्टिस है। तो बिल्कुल उन्होंने माइक्रो डिपार्टमेंट में भेज दिया। माइक्रो वालों को मिला क्रश्ड पिंग पोंग बॉल अपीयरेंस। पिंग पोंग बॉल देखिए जो इधर उधर क्रेजी बॉल के नाम से आती थी बचपन में, तो पिंग पोंग बॉल जो जल्दी जल्दी इधर उधर बाउंस करती है, तो क्रश्ड पिंग पोंग। अगर आप ये फोटो ध्यान से देखो तो ज्यादातर तो आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं बॉल्स की तरह। कुछ जगहों पे आपको जो बॉल है वो ऐसे क्रश करके पड़ी हुई दिख रही है। तो क्रश्ड पिंग पोंग बॉल अपीयरेंस माइक्रो वाले आपको बता देंगे। ठीक है, फाइनली अब आप जाओगे फार्मा वालों के पास और आप बोलोगे कैन यू प्लीज टेल मी कि न्यूमोसिस्टिस की ट्रीटमेंट कैसे करी जाती है। तो फार्मा वाले कहेंगे कि जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज गोइंग टू बी कॉट्रीमॉक्साजोल। और अगर कॉट्रीमॉक्साजोल नहीं काम करता या नहीं ट्रीटमेंट कर पा रहा तो सिवियर केसेस में आप पेशेंट को दे सकते हो पेंटामिडीन। पेंटामिडीन इज गिवन इन सिवियर केसेस। तो ध्यान रखो, मेडिसिन वालों के लिए PCP न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया, पैथो वालों के लिए प्लाज्मा सेल निमोनिया, माइक्रो वालों को दिखा क्रश्ड पिंग पोंग बॉल अपीयरेंस, फार्मा वालों ने कॉट्रीमॉक्साजोल और पेंटामिडीन से ट्रीटमेंट कर दी। दैट इज द फाइनल and the end of your entire mycology chapter. But now what I want all of you to do, फार्मा भी साथ साथ खत्म कर लो ताकि आपको फार्माकोलॉजी में एंटी फंगल्स ना पढ़ने पड़े। तो जल्दी से अभी तक जो जो पढ़ा उनका ट्रीटमेंट रिवाइज कर लो। सबसे पहले हमने पढ़ा था वो मैलासीजिया फुरफुर, इफ यू रिमेंबर, टीनिया वर्सिकलर। उसमें हमने कहा था लगाने के लिए भी एजोल का क्रीम, खाने के लिए भी एजोल का क्रीम, टॉपिकल एंड सिस्टमिक एजोल्स। अगला हमने पढ़ा था वो सारे टीनिया डर्मेटोफाइट्स, इनका भी ट्रीटमेंट एजोल या फिर टर्बिनाफिन से होता है। कुछ समय पहले तक बोलते थे सारे टीनिया का टर्बिनाफिन से ट्रीटमेंट कर दो, पर टीनिया कैपिटिस के लिए ग्रीजियोफल्विन, बट आजकल उसके लिए भी टर्बिनाफिन एंड एजोल से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, नाउ वी कम टू इनको डिवाइड करो। इनको कैसे याद करना है? ये जितने भी डायमॉर्फिक फंगस मैम आपने पढ़ाए थे, साथ में ये ऑपर्चुनिस्टिक फंगस, सबका जो ट्रीटमेंट है वो सबसे पहले जो होता है दैट इज गोइंग टू बी एम्फोटेरिसिन बी। तो इन सब का एम्फोटेरिसिन बी है, पर साथ में प्लीज रिमेंबर एजोल ड्रग देना है, या फिर यू कैन फॉलो इट अप इन मेंटेनेंस एज एन एजोल ड्रग। सो व्हाट इज दैट एजोल ड्रग फॉर CCC? कौन कौन से फंगस पड़े सी से? कॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस, कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, इन सब के लिए फ्लू। ठीक है, फ्लूकोनाजोल। सो प्लीज रिमेंबर फ्लूकोनाजोल CCC के लिए हम फ्लूकोनाजोल देंगे, बाकी सब के लिए वी प्रेफर गिविंग इट्राकोनाजोल। ठीक है, CCC के लिए फ्लूकोनाजोल, बाकी सब के लिए साथ में इट्राकोनाजोल। प्राइमरी ड्रग होगा एम्फोटेरिसिन बी। बट क्रिप्टोकोकस और कैंडिडा सिर्फ इतना इतना लिखा हुआ तो ठीक है, CCC के साथ मैम आपने कहा था एम्फोटेरिसिन बी के साथ फ्लूकोनाजोल। बट अगर उन्होंने क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस अलग से पूछा, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, तो वो मैंने आपको बताया था लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी विद फ्लूसाइटोसिन फॉर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, जो एग्जाम क्वेश्चन रहा है। सिमिलरली केवल कैंडिडा पूछा था तो एम्फोटेरिसिन बी विद फ्लूकोनाजोल, बट कैंडिडा का स्पेशली अगर पूछा कि ओरल थ्रश हुआ है
टंग पर या बक्कल म्यूकोजा में तो कुछ टॉपिकल लगाना पड़ेगा। क्या टॉपिकल लगाते हो? तो मुंह के अंदर टॉपिकल आप निस्टैटिन लगाते हो। अच्छा, अगर स्पेशली गायनी में वल्वोवजाइनाइटिस पूछा गया तो फिर उसके अंदर कोट्रीमॉक्साजोल इज व्हाट इज preferred. Okay, fungal keratitis आपसे पूछा जाएगा in ophthalmology. So remember उसके अंदर also topical natamycin is what is preferred. Coming to the next one, aspergillus and mucor. Do you remember इन दोनों के बीच में aspergillus acute angle था, septate था, mucor opposite था. तो aspergillus के लिए आजकल जो ड्रग दिया जा रहा है वो है वोरिकोनाजोल. वो बाकी के एजोल से नहीं ट्रीट हो पा रहा. aspergillus आजकल काफी एडवांस स्टेज पे पहुंच गया है, तो एडवांस स्टेज के लिए हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला एजोल देंगे, वोरिकोनाजोल. नाउ कमिंग टू म्यूकर. म्यूकर के लिए भी सबसे पहले एम्फोटेरिसिन बी, बट उसके साथ वो जो आईवी वाले ड्रग्स हैं एजोल्स में वो दिए जाते हैं, दैट इज पोसाकोनाजोल एंड इसाबुकोनाजोल. सो ये जितने भी आपने और भी पढ़े होंगे जो आईवी दिए जाते हैं, पोसा इसाबु, ये वाले ड्रग्स आपको म्यूकर में देने. ठीक है, तो जल्दी से फाइनली लास्ट में ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है. पीसीपी में न्यूमोसिस्टिस, ड्रग ऑफ चॉइस इज कोट्रीमॉक्साजोल एंड सिवियर केसेस में पेंटामिडीन. सो ओवरऑल जो क्वेश्चन आता है वो न्यूमोसिस्टिस पे आता है. एस्परजिलस का एडवांस स्टेजेस का वोरिकोनाजोल पूछा जाता है. क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी विद फ्लूसाइटोसिन पूछा जाता है. बाकी सारों में आप क्या दोगे? एम्फोटेरिसिन भी देंगे, साथ में हम देंगे इट्राकोनाजोल, बट जो सीसीसी वाले हैं उनमें हम क्या देंगे? वी विल गिव fluconazole. That marks the end of the entire mycology chapter for you. I hope आपको ये समझ में आया. वन शॉट में इसे पढ़ो, साथ में इसके कुछ 40-50 क्वेश्चंस हैं क्यू बैंक में, सॉल्व करो एंड यू आर गुड टू गो.